जय श्री कृष्ण। नमस्कार साथियों, दक्ष कोचिंग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमने स्टार्ट किया था आपके बीएसटीसी और पीटीटी को लेकर जो मॉडल पेपर हमने स्टार्ट किया था, उसमें हम लगातार आगे बढ़ते हुए आज हमारा जो मॉडल पेपर होने वाला है वो 8वें नंबर का आपका मॉडल पेपर होने वाला है। इससे पहले हम 7 मॉडल पेपर की चर्चा कर ली और हम डेली आपके मॉडल पेपर में यहाँ से हम जीके एंड जीएस आपको सोल्यूशन करवाते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी दमदार हो जाए, तैयारी में आपकी मजबूती मिल जाए, है ना। ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाले हैं और जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो विद्यार्थी ऑलरेडी चैनल पर पहले थे वो इस क्लास को शेयर करा करें, जिससे क्लास सब तक पहुंचे, सारे विद्यार्थी इसका लाभार्थी, सारे विद्यार्थी इसका लाभ उठा सके या फायदा उठा सके। अगर बात करें आज के बारे में तो एक बार देखते हैं हमारे साथ में कौन कौन जुड़ गए। सबसे पहले तो हमारे साथ साथ में कौन कौन साथी जुड़ गए, देखो। ओके, दुर्गेश, चलो गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, है ना, जय श्री राम। ओके, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चलो आज स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला प्रश्न होने वाला है, तो वो होने वाला है आपका पहला प्रश्न कि पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक व विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है। क्या पूछ रहा है, सीधा आपसे पूछना जाता है कि जो पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर या विस्तृत कौन सी मृदा पाई जाती है, बताना इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका क्या होगा। चलो, क्या बात है, दुर्गेश का आंसर है यार आपका। सबको गुड इवनिंग आपका, जय श्री कृष्ण। चलो इसके बारे में यदि मैं बात करूं आपके तो समझना, देखो अगर बात करूं तो कौन सी मृदा है, कौन सी मृदा आएगी आपकी। देखो मृदा आपकी आएगी रेतीली बलुई मृदा, रेतीली बलुई मृदा या बलुई रेतीली मृदा, रेतीली बलुई मृदा। ये जो बलुई रेतीली बलुई मृदा है ये आपकी पश्चिमी राजस्थान, कहां पर पाई जाती है, पश्चिमी राजस्थान पाई जाती है, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, पश्चिमी राजस्थान पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है। या फिर कह सकते हो ये जो आपकी रेतीली बलुई मृदा है जिसे रेतीली मिट्टी कहा जाता है, ये आपके पश्चिमी राजस्थान पाई जाती है और ये सर्वाधिक क्षेत्रफल पर, यह सर्वाधिक क्षेत्रफल पाई जाती है, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर या पाई जाती है, क्षेत्रफल पर पाई जाती है। या फिर कह सकते हो कि ये जो मृदा है ये राजस्थान में सर्वाधिक विस्तारित मृदा है। अब समझना आपकी कि यह राजस्थान में सर्वाधिक विस्तारित मृदा क्यों है, क्योंकि आपको पता है कहां पर पाई जाती है, कहां पर पाई जाती है आपकी ये मृदा आपके पश्चिम रेतीला मरुस्थल में पाई जाती है। और आपको पता है जो पश्चिम रेतीला मरुस्थल है यह राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, सबसे बड़ा क्या भौतिक प्रदेश है, यानी आप कह सकते हो ये आपकी जो मृदा है सबसे बड़े भौतिक प्रदेश में पाई जाती है, इसीलिए यह राज्य में सर्वाधिक विस्तारित वाली क्या है मृदा। इसका नाम बात करो आपके इस मृदा के कण मोटे होते हैं, कण मोटे होते हैं, मोटे होते हैं, जिसमें जल धारण करने की क्षमता, जल धारण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता क्या होती है आपकी न्यूनतम होती है। कैसे होती है, न्यूनतम होती है। अगर कण क्या होंगे आपके मोटे होंगे तो उसमें पानी का ठहराव क्या रह पाता है, बहुत ही कम रहता है। किस मृदा के कण कैसे होते, मोटे होते हैं तो इसमें पानी का ठहराव क्या होते हैं, बहुत ही कम होता है, इसलिए इसका आपका इसमें आपकी न्यूनतम जल धारण करने की क्षमता क्या होती है, न्यूनतम होती है। इसके अलावा बात करें जैसे आपके जो पश्चिमी जिले ना, जैसे आपका जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, जोधपुर हो गया, इसके अलावा जालोर, पाली, बालोतरा, जो भी आपके पश्चिमी राजस्थान है उस पश्चिमी राजस्थान में आपकी रेतीली मिट्टी पाई जाती है। अगर बात करो और कौन सी मृदा आती है आपकी कछारी मृदा, समझना इस कछारी मृदा को ही, इस कछारी मृदा को ही आपकी, इस कछारी मृदा को ही आपकी कांप दोमट या जलोढ़ मृदा, इसे आपकी कांप दोमट या जलोढ़ मृदा कहा जाता है, दोमट या जलोढ़ मृदा कहा जाता है, जलोढ़ मृदा कहा जाता है। किस कछारी मृदा को ही आपकी कांप दोमट या जलोढ़ मृदा कहा जाता है, जलोढ़ मृदा कहा जाता है। इसके लिए बात करूं ये जो जलोढ़ मृदा है ये राज्य में पूर्व के मैदान में कहां पर पाई आपके, पूर्व के मैदान में पाई जाती है, पूर्व के मैदान में पाई जाती है, आपकी मैदान में पाई जाती है, मैदान पाई जाती है। और ये राज्य की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है, सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है, सर्वाधिक उपजाऊ मृदा, सर्वाधिक उपजाऊ मृदा।
अब आप समझना है कि जो भी जिले किस में आता है, आपके पूर्व के मैदान में आते हैं, जिसमें मुख्यतः कौन से वाला आपके पूर्वी जिले, जिसमें आपका भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, या इसके आसपास वाले जिले जैसे आपका टोंक हो गया, है ना, टोंक हो गया आपका, इस वाले क्षेत्र में जो भी जिले आते हैं वहां पर कौन सी मृदा पाई जाती है, कौन सी मृदा पाई जाती है आपकी, तो वहां पर आपकी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अगर बात करूं मध्यम काली मिट्टी के बारे में, देखो काली मृदा कहां पर पाई जाती है, तो काली मृदा जो बनती है या फिर काली मृदा का निर्माण होता है वो होता है आपका, तो वो आपके बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से, किससे होता है, बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होता है। और आपको पता है कि जो बेसाल्ट चट्टानें राजस्थान में कहां पर पाई जाती है, तो बेसाल्ट चट्टानें राजस्थान में आपके हाड़ौती के पठार में या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में पाई जाती है। यानी आप कह सकते हो कि ये जो काली मिट्टी बनती है ये आपके बेसाल्ट चट्टानों को टूटने से बनती, और राजस्थान की बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती वो आपके हाड़ौती पठार पाई जाती है। इसका विस्तार भी कहां पर होगा आपका, हाड़ौती पठार में। कहां पर होगा, हाड़ौती पठार में होगा। यानी काली मृदा का विस्तार, काली मृदा का विस्तार कहां पर, तो कहां पर आपके हाड़ौती पठार में। कहां पर, हाड़ौती पठार में। अगर बात करूं तो ये आपके न्यूनतम विस्तार वाली, कैसे आपकी, तो ये आपके न्यूनतम विस्तार वाली मृदा है, न्यूनतम विस्तार वाली मृदा है। अब समझना कैसे, देखो अगर हम बात करें आपकी, तो आपको पता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा आपका, पश्चिम रेतीला मरुस्थल, और वहां पर जो आपकी रेतीली बलुई मृदा पाई जाती है वो आपकी सर्वाधिक विस्तार वाली क्या है, मृदा है। अब आपको पता है जो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो कौन सा आपका, हाड़ौती का पठार है। और इस हाड़ौती के पठार में जो काली मृदा पाई जाती है, तो ये आपके न्यूनतम विस्तारित वाली क्या है, जो कह सकते हो कि न्यूनतम विस्तार वाली क्या है आपकी मृदा है। इसके अलावा बात करूं इसके बारे में, ये जो मृदा है काली मृदा, इसे आपकी कपासी मृदा, इसे आपकी कपासी मृदा कहा जाता है। इसको कपासी मृदा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस मृदा में, कि यह मृदा कपास के लिए उपयोगी है, कि काली मृदा कपास के लिए सर्वाधिक उपयोगी है, इसलिए इसे कपासी मृदा कहा जाता है। इसके अलावा बात करें इस मृदा को आपकी रेगुर मृदा कहा जाता है, कि इस मृदा में जल धारण करने की क्षमता क्या होती है, सर्वाधिक होती है, इसीलिए इसे आपकी रेगुर मृदा भी कहा जाता है, रेगुर मृदा भी कहा जाता है। इसके अलावा बात करूं इसी काली मृदा को आपकी, इसी काली मृदा को आपकी सवते जुताई वाली मृदा, सवते जुताई वाली मृदा कहा जाता है, जुताई वाली मृदा कहा जाता है, कहा जाता है। अब देखो ये कहां पर पाई, कहां पर पाई जाएगा, हाड़ौती पठार में, जिसमें मुख्य जिले कौन कौन से आपके जिले हो जाएंगे, आपके कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो यहां पर आपकी, यहां पर कौन सी मृदा पाई जाएगी, तो यहां पर आपकी काली मृदा पाई जाएगी। अगर इसकी बात की जिले कौन कौन, देखो आपका हो गया धौलपुर, हो गया मुख्यतः आपका धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, भरतपुर, दौसा, दौसा एवं आदि। यानी कि जो भी जिले किसमें आते हैं, पूर्व के मैदान में आते हैं, वहां पर आपकी जलोढ़ या दोमट मृदा पाई जाती है। अगर बात करूं आपकी लाल व पीली मिट्टी के बारे में, आपको एक ही वर्ड याद करना, क्या याद करना, बनास बेसिन में। कौन सी बेसिन आपका, कि बनास बेसिन में आपके लाल पीली मृदा का विस्तार है, जिसे आपकी भूरी मृदा कहा जाए। अगर बात इसके बारे में, इसका विस्तार कहां पर होगा आपका, बनास बेसिन में। कहां पर आपका, बनास बेसिन में, बनास बेसिन में होगा, बनास बेसिन में। कि आपकी समझना कि लाल व पीली मिट्टी को ही आपकी भूरी मृदा कहा जाता है, और भूरी मृदा का विस्तार आपके बनास बेसिन में, जिसमें मुख्यतः 4 जिला आपको याद करना, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। कौन सा, सवाई माधोपुर। यह जिले आपसे बार-बार पूछे जाते हैं कि राजस्थान में लाल पीली मृदा विस्तार जिले कौन से आपके लिख रहा हूं मैं, छोटे तो लिख रहा हूं आपका, यहाँ पर सबसे पहले आपके लिखता हूं भीलवाड़ा, फिर आपका अजमेर, फिर टोंक, और कौन सा आपका सवाई माधोपुर, कौन सा आपका सवाई माधोपुर। अब इसका मतलब क्या हो गया, अब इनसे भी जो भी नए जिले बने, जैसे आपका अजमेर से नया जिला कौन सा, ब्यावर बना, केकड़ी बना, तो कहीं ना कहीं इस भाग में भी आपकी ये लाल व पीली मृदा का विस्तार आपका हो सकता है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर है, यानी रेतीली मिट्टी। बहुत ही प्यारा। चलो रेगुर मृदा, काली मृदा, सवते जुताई वाली मृदा, बहुत ही प्यारा। सबको क्लियर ये वाले पॉइंट्स है ना, चीजों को रटना बिल्कुल नहीं ना, समझना, चीजें ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगी। हाँ, इसके लिए हम बात करेंगे जो काली मृदा इसमें सर्वाधिक क्या होती है, जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, इसलिए से आपके रेगुलर मृदा कहा जाता है। सारे हो गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपना। बताना कि प्लाया जिले राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपका, कि राजस्थान में जो प्लाया जिले है वो आपको कहां पर देखने को मिलती है, यानी किस भौतिक प्रदेश में आपको देखने को मिलती है। चलो
सोए माधोपुर टोंक अजमेर, क्या बात है। सोम्या मीना बहुत ही प्यारा, सबका बी पॉजिटिव। चलो अगर बात करें आपके प्लाय के बारे में, समझना आपकी प्लाय क्या है, क्योंकि प्लाय क्या है, तो सीधा आपको याद करना है कि प्लाया मरुस्थल में या फिर आपके मरुस्थल में बालुका स्तूपों के मध्य, बालुका स्तूपों के मध्य, बालुका स्तूपों के मध्य, स्तूपों के मध्य, स्तूप बालुका स्तूप के मध्य बनने वाली अस्थायी झील, क्या झील आपकी बनने वाली अस्थायी झील, अस्थायी झील, अस्थायी झील आपकी प्लाया कहलाती है, प्लाया कहलाती है। प्लाया आते आपके माइंड में क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए आपके कि मरुस्थल में बालुका स्तूपों के मध्य, बालुका स्तूपों के मध्य बनने वाली अस्थायी झील आपकी प्लाया कहलाती है। और प्लाया झील राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर आपके जैसलमेर में, कहां पर आपकी जैसलमेर में, कहां पर आपकी जैसलमेर में, जैसलमेर में। एक शब्द आता आपका, शब्द आता आपका खडीन या खंडीन, क्या आता आप खडीन या खंडीन। तो इसके बारे में बात खडीन या खंडीन के बारे में, तो देखिए क्या है कि आपके मरुस्थल में जल एकत्रित करने की पद्धति है, जल एकत्रित करने की या इकट्ठा करने की पद्धति है, कि मरुस्थल में जल एकत्रित करने की या इकट्ठा करने की पद्धति आपकी खडीन या खंडीन कहलाती है, खडीन या खंडीन कहलाती है। इसके अलावा बात करें इसी खडीन या खंडीन पद्धति से, इसी के द्वारा, इसी खंडीन से आपके तो जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा, जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा, पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा कृषि की जाती है, जो खंडीन कृषि कहलाती है, खंडीन या खडीन कृषि कहलाती है, खंडीन या खडीन कृषि कहलाती है, कृषि कहलाती है। अब आपसे बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में खडीन या खंडीन कृषि कहां पर की जाती है, तो राजस्थान में खंडीन कृषि आपके जैसलमेर जिले में की जाती है। तो खंडीन क्या कृषि भी है, खंडीन क्या है, जल एकत्रित करने की क्या पद्धति भी, क्या है पद्धति भी है। अब इसी पद्धति के द्वारा इसमें होता है कि आपको होता क्या है कि किसी भी खेत के पास में क्या करते, गड्ढे का निर्माण करते, एक खड्डा खोदते, उस खड्डे में क्या होता है कि जो भी वर्षा का जल इकट्ठा होता है, उस वर्षा के इकट्ठा हुए वर्षा के जल का उपयोग कर ये आपके जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा वहां पर जो खेती की जाती है, उस खेती को खंडीन कृषि कहा जाता है। शब्द आता आपका रनिया टाट, क्या आता आपका रनिया टाट। अब देखो कि रनिया टाट क्या होता है, अब समझना आपके कि मरुस्थल में बालुका स्तूप के मध्य बनने वाली कैसी भूमि आपकी दलदली, बनने वाली स्थायी दलदली भूमि क्या कहलाती है आपकी रनिया टाट कहलाती है, रनिया टाट कहलाती है। अब देखो ये रनिया टाट की भूमि कैसी होती है आपकी अस्थायी होती है, जबकि आपकी प्लाय की कैसी होती अस्थायी। गलती मत करना कि आपकी प्लाय में तो आपकी अस्थायी भूमि होती है या अस्थायी झील होती है, जबकि आपके रनिया टाट में स्थायी दलदली भूमि आपकी होती है। शब्द आता आपका लू, क्या आता आपका लू, बार बार लिख रहा हूं आपका लू क्या आपको पता है कि ग्रीष्म काल में, जो वर्तमान की बात, वर्तमान गर्मी चल रही है आपकी, ग्रीष्म काल में पश्चिमी रेतीला मरुस्थल में ग्रीष्म काल में पश्चिमी रेतीला मरुस्थल में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा क्या कहलाती है आपकी लू कहलाती है कि पश्चिमी रेतीला मरुस्थल में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाएं लू कहलाती है। लू सर्वाधिक कहां पर आती है आपकी बाड़मेर में, कहां पर चलती है आपकी बाड़मेर में। फिर शब्द आता आपका आंधी, क्या आता आपका आंधी, देखो आंधी, अगर बात करें आंधी के बारे में, आंधी क्या हो जाएगा आपके, तो ग्रीष्म ऋतु में पश्चिमी रेतीला मरुस्थल में चलने वाली तेज धूल भरी हवाएं आंधी कहलाती है, और आंधी सर्वाधिक श्रीगंगानगर जिले में आती है, श्रीगंगानगर जिले में आती है, गंगानगर जिले में। और न्यूनतम आती है आपकी, आप कहां पर आती है आपके न्यूनतम झालावाड़ में, न्यूनतम कहां पर आती है, तो न्यूनतम आती है आपके झालावाड़ में, कहां पर आती है आपकी झालावाड़ में, फिर शब्द आता आपका बबूलिया, सबने सुना होगा बबूलिया बुतेलिया, आपका बबूलिया या बुतेलिया, यानी कि आपके मरुस्थल में आने वाले वायु के बवंडर को या फिर कह दोगे आपके बवंडर को, या फिर आपके क्या कह दोगे कि मरुस्थल में चलने वाली
तेज धूलभरी, धूलभरी चक्रवाती हवा कैसी आपकी धूलभरी चक्रवाती हवा है, धूलभरी आपकी चक्रवाती हवा, चक्रवाती हवा आपकी, चक्रवाती हवा आपकी बबूला कहलाती है। और बबूला सर्वाधिक कहां पर आते, कहां पर आते बीकानेर, बबूला सर्वाधिक कहां पर आते बीकानेर में, सर्वाधिक कहां पर आते, कहां पर आते बीकानेर में आते। ये चीजें मैं बार बार क्यों लिख रहा हूं, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि चीजें आपके माइंड में बार बार रिकॉल हो, जितनी बार चीजें रिकॉल उतनी बार आपको क्या होगा, याद होगा, क्या होगा आपको याद होगा। हमें बार बार क्या रिवाइज करना है, इसलिए बार बार लिखता हूं आपको, है ना। यहाँ पर लिखने के पीछे एक उद्देश्य आपका केवल एक ही है कि चीजें आपके माइंड में बार बार रिकॉल ना, जितनी बार हम लिखेंगे उतनी बार हमें क्या होगा, याद होगा। और हमें क्या करना, कंठस्थ याद करना है, जिससे कि हम एग्जाम तक हमें जाके आराम से इसको फाइट कर सकते हैं। चलो इसका आंसर क्या होगा आपका, तो ऑप्शन नंबर बी, थार का अमृतसर। चलो बहुत ही प्यारा। हाँ, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ही देखो, राजस्थान में मावठ द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है। मावठ को लेकर हमने कितनी बार इसकी चर्चा कर ली है, और मावठ की हर प्रश्न में आपका रिपीट हो जाता है ना, कि मावठ किसी न किसी एग्जाम में आपका रिपीट हो ही जाता है। तो बताना कि मावठ के बारे में इसका आंसर सही क्या होगा आपका। चलो अगर बात करूं मावठ के बारे में, समझना आपकी कि मावठ की उत्पत्ति, मावठ की उत्पत्ति पश्चिमी सोर्स कहां से होती है, कि मावठ क्या समझना कि मावठ होती क्या, पहले बात। अगर बात करें मावठ के बारे में, तो मावठ शीतकाल में, शीतकाल में या शीत ऋतु में, शीतकाल में, शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभों से, पश्चिमी विक्षोभों से, पश्चिमी विक्षोभों से, पश्चिमी विक्षोभों से, विक्षोभों से होने वाली, होने वाली चक्रवाती वर्षा, चक्रवाती वर्षा, चक्रवाती वर्षा, चक्रवाती वर्षा मावठ कहलाती है। यानी कि मावठ आप शीत ऋतु में होती है, समझना कि मावठ क्या है, तो मावठ आप शीत ऋतु में या शीतकाल में पश्चिम विक्षोभों से होने वाली चक्रवाती वर्षा मावठ कहलाती है। अगर बात करें मावठ के बारे में, तो मावठ की उत्पत्ति आपकी, मावठ की उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है, उत्पत्ति आपकी भूमध्य सागर से होती है, भूमध्य सागर से होती है, भूमध्य सागर से होती है। इसके अलावा बात करें मावठ के बारे में, तो मावठ रबी की फसल के लाभदायक है, मावठ रबी की फसल, फसल गेहूं के, समझना कि मावठ वैसे तो आपकी रबी की फसल के लाभदायक है, मावठ आपकी रबी की फसल के लिए लाभदायक है, लेकिन रबी में भी आपके सर्वाधिक गेहूं के लिए, सर्वाधिक आपके गेहूं के लिए लाभदायक है, गेहूं के लिए क्या आपकी लाभदायक है। इसलिए आपकी मावठ को सुनहरी बूंदे, सुनहरी बूंदे या ऐसे गोल्डन ड्रॉप्स, गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है, गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है, गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है, ड्रॉप्स कहा जाता है, ड्रॉप्स कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, क्या पूछ रहा है आपका मावठ। तो मावठ किसके लिए आपकी रबी की फसल के लिए क्या सर्वाधिक लाभ है। अब देखो आपकी कि मक्का कैसी फसल है, आपकी खरीफ की फसल है, मक्का और बाजरा खरीफ की फसल है, ये सारी खरीफ की, तो रबी कौन सी गेहूं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, ए आपका क्या सही माना जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। आपका बताना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में भारत में कौन सा स्थान है। बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है आपका, है ना, BSTC में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं आपके, बिल्कुल बच्चे वाले, तो आपको उन्हीं तरीके से याद करना है और बताना इसका आंसर क्या होगा आपका। चलो गुड इवनिंग, चलो सबको गुड इवनिंग, बार जय श्री कृष्णा, राधे राधे। क्लास को शेयर करा करें, जितनी उपस्थिति ज्यादा होगी उतनी एनर्जी ज्यादा आएगी, पढ़ाने का मजा भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। क्या बात है, पहला स्थान। अगर बात करूं आपके बारे में, समझना तो समझना, मैं कुछ लिखना आपका कि राजस्थान कुल क्षेत्रफल आपका 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर, 74 वर्ग किलोमीटर है, तथा 139 वर्ग मील है, 139 वर्ग मील के आपको 140 ही मिलेगा, वर्ग मील है, वर्ग मील है, वर्ग मील है। कि राजस्थान कुल क्षेत्रफल आपका 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है, या कह सकते हो 132 139 क्या है आपका वर्ग मील है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41%, कितना 10.41% है, 10.41% है। यानी कि जो राजस्थान का 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, यह भारत के कुल क्षेत्रफल का, यानी कि जो आपका भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 का कितना आपका 10.41% है, 10.41%। इसके अलावा बात करो आपका
कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में पहला स्थान, राजस्थान के हिसाब का, तो राजस्थान का भारत में पहला स्थान कौन सा स्थान आपका? पहला स्थान है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में पहला स्थान है। यानी आप कह सकते हो कि जो आपका भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल राज्य कौन सा होगा? राजस्थान होगा। इसके अलावा मैं बात करूं आपके कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगर बात करूं राजस्थान से पूर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य आपका एमपी था। कौन सा था आपका? एमपी था। यानी अगर बात करें कि राजस्थान से पहले आपका क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? आपका एमपी था। लेकिन होता क्या कि 1 नवंबर 2000 के दिन, यानी कि आपका 1 नवंबर 2000 के दिन एमपी से अलग होकर छत्तीसगढ़ नया राज्य बनता है। यानी कि आपके 1 नवंबर 2000 के दिन एमपी के 2 टुकड़े हो गए। अब एमपी के 2 टुकड़े होने के कारण ही आपका जो राजस्थान का स्थान कौन सा स्थान आ गया? आपका पहला स्थान। कौन सा स्थान आ गया? आपका पहला स्थान आ गया। अब आपको पता है कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल राज्य कौन सा? कि भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा आपका? राजस्थान है। जबकि सबसे छोटा कौन सा आपका? गोवा। सबसे छोटा कौन सा आपका? गोवा। यार अगर बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा? गोवा है। जबकि सबसे बड़ा कौन सा आपका? राजस्थान। कौन सा आपका? राजस्थान। ये सारे पॉइंट्स आप क्लियर होने चाहिए। चलो आई होप आपको यहां तक क्लियर हो चुका होगा। हाँ 10.41%, बहुत ही प्यारा। बढ़ते अगला प्रश्न की ओर आपका। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे पर अवस्थित थी? यह सीधा पूछना जाता है कि बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे पर विकसित हुई थी। इजी प्रश्न है आपका, बिल्कुल इजी प्रश्न है। बताना इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। क्लास अटक गई ना? क्लास आपकी नहीं अटकी है, यहां से ही चल रही है। चलो ए आंसर ए आ रहा। अगर बात करो आपके समझना, नदी कौन सी? कोठारी नदी। अगर बात करूं कि जो कोठारी नदी है, इस कोठारी नदी का उद्गम आपका उद्गम आपका कहां से? दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है। दिवेर की पहाड़ियां आपकी राजसमंद से होता है। राजसमंद से होता है आपका, राजसमंद से होता है। राजसमंद से नदी जाती है भीलवाड़ा। कहां पर जाती है? भीलवाड़ा में जाती है। भीलवाड़ा से नदी जाती है आपके शाहपुरा में। कहां पर जाती है? शाहपुरा में जाती है। पहले ये नदी आपके केवल 2 ही जिलों में बहती थी, राजसमंद और भीलवाड़ा में बहती थी। लेकिन वर्तमान में आपको 3 जिलों में बहती है, राजसमंद, भीलवाड़ा और शाहपुरा। और शाहपुरा में जाने के बाद ये नदी कहां पर? तो कहां पर आपके? नंदराय। कहां पर आपके? नंदराय में। नंदराय शाहपुरा में नदी आपके बनास में कहां पर जाकर मिल जाती है? बनास में जाकर मिल जाती है। कि नंदराय शाहपुरा नामक स्थान पर जो आपकी कोठारी नदी है, बनास नदी में जाकर मिल जाती है। इसके अलावा बात करूं इसी कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में, यहां पर क्या होता है? एक तो यहां पर क्या सभ्यता विकसित क्या हुआ था? तो कि कोठारी नदी पर भीलवाड़ा के बागोर गांव में बागोर सभ्यता, कौन सी सभ्यता विकसित? आपकी बागोर सभ्यता विकसित हुई। यानी जो बागोर सभ्यता कहां पर? भीलवाड़ा में। और ये कोठारी नदी पर है। कहां पर? कोठारी नदी पर है। यानी आप कह सकते हो कि इसी कोठारी नदी पर भीलवाड़ा के बागोर में बागोर सभ्यता विकसित हुई, जहां से पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष मिले। जहां से पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष मिले। क्या मिले आपके? पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष मिले। फिर आता आपका कि इसी आपकी कोठारी नदी पर कहां पर? भीलवाड़ा में। कहां पर? मांडल भीलवाड़ा में। कहां पर आपका? मांडल भीलवाड़ा में। कौन सा बांध है आपका? तो यहां पर कौन सा बांध आएगा? मांडल भीलवाड़ा में। कौन सा बांध है आपका? मांडल भीलवाड़ा में आपका मेजा बांध। कौन सा बांध है आपका? मेजा बांध। ये जो मेजा बांध है ये भी कहां पर? भीलवाड़ा में। किस नदी पर बना हुआ आपका? ये कोठारी नदी पर बना हुआ है, जिसे आपका ग्रीन माउंट बांध कहा जाता है। ग्रीन माउंट कहा जाता है। चलो आई हो आपको यहाँ से सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं कोठारी नदी के बारे में। अगर बात करें बनास नदी के बारे में, तो इसी बनास नदी पर आपकी कौन सभ्यता? गिलुण सभ्यता। कि बनास नदी पर राजसमंद में कौन सभ्यता आपकी? गिलुण सभ्यता विकसित हुई। आपकी
गिलुन सभ्यता आपकी विकसित हुई। चलो यहां तक पॉइंट्स क्लियर है आपके। इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। बताना कि राजस्थान किस नहर परियोजना को मरुस्थल की जीवन रेखा व मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है? कि राजस्थान की किस नहर परियोजना को मरुस्थल की जीवन रेखा वे मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है? बताना। बहुत इजी क्वेश्चन आपके और बार बार रिपीट हो रहा है कल से आपका, यानी कि अभी तक आपको 2 से 3 बार आपका रिपीट हो चुका है। प्राचीन पशुपालन के अवशेष मिले, क्या बात है, बहुत ही प्यारा। कौन सा होगा? IGNP, यानी कि आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अगर बात करूं जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, कौन सी आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसी आपकी मरुगंगा के नाम से, मरुगंगा के नाम से जाना जाता है, गंगा के नाम से जाना जाता है। इसका उपनाम हो गया आपका। चलो कि बिसलपुर नहर परियोजना, ये बिसलपुर बांध परियोजना आपकी राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना आपकी पेयजल परियोजना है आपकी, ये भी आपको याद होना चाहिए। सबसे बड़ी पेयजल परियोजना। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ज्यादा बढ़ते अगले प्रश्न की ओर आपका। बताना कि भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया? सीधा प्रश्न पूछना जाता है कि जो आपके केंद्र के द्वारा या फिर भारत सरकार के द्वारा राजस्थान में केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड राजस्थान किस जिले में स्थापित किया गया है? बताना इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही इजी प्रश्न होने वाला है ये भी आपके। इसमें कुछ पॉइंट्स आप याद करना जो आपके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाले। हाँ, इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है। क्या बात है, तुक्का। चलो तुक्का हमारा एक बार सारे एक बार क्या क्या आंसर होगा आपका। अगर बात करूं इसके बारे में समझना आपका कि एक तो आता आपका कि केंद्रीय बेड़ अनुसंधान केंद्र कहां पर आपका अविका नगर टोंक कि राजस्थान में आपका केंद्रीय बेड़ अनुसंधान केंद्र कहां पर अविका नगर टोंक में। कहां पर आपका अविका नगर टोंक में। और इसकी स्थापना कब? 1962 में हुई। समझना आपके, यानी कि भारत सरकार के द्वारा 1962 में केंद्रीय बेड़ अनुसंधान केंद्र की स्थापना आपके अविका नगर टोंक में की गई थी। इसके अलावा बात करूं आपके कि राजस्थान में आपके ऊन विश्लेषण निदेशालय निदेशालय की स्थापना कि राजस्थान में ऊन विश्लेषण निदेशालय की स्थापना कहां पर की? बीकानेर में। कहां पर की? आप बीकानेर में की गई आपकी, बीकानेर में की गई। इसकी स्थापना हुई थी 1965 में की गई थी आपकी। फिर आता आपका कि राजस्थान में केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड इसकी स्थापना आपकी 1987 में कहां पर आपकी जोधपुर में। कहां पर की गई आपकी? जोधपुर में। बोर्ड की स्थापना 1987 में आपकी जोधपुर में। कहां पर की गई? आपकी जोधपुर में की गई। तो इसका आंसर क्या आपको जोधपुर होना चाहिए। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स की ओर चर्चा करूं आपका, तो राजस्थान में बेड़ वे ऊन प्रशिक्षण केंद्र कहां पर आपका? जयपुर में। समझना, क्या आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में बेड़ वे ऊन प्रशिक्षण केंद्र बेड़ वे ऊन है ना, बेड़ वे ऊन प्रशिक्षण केंद्र कहां पर आपका? अरे कहां पर होगा? वो हो जाएगा आपका जयपुर में। कहां पर आपका? जयपुर में कि राजस्थान में बेड़ वे ऊन प्रशिक्षण केंद्र कहां पर? जयपुर में। और आपको सबको पता हो, जल्दी से कमेंट बताना कि एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां पर आपकी? एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां पर? बताना जल्दी से आंसर क्या होगा आपका कि एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां पर आपकी?
एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां पर है? चलो इसका आंसर कौन देगा कमेंट में जल्दी से बताना कि एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां पर है आपकी। किसी का भी अभी तक कमेंट आपका नहीं आया, क्या बात है, बहुत ही प्यारा। मन्नू गुज्जर का आंसर आया आपका बीकानेर में। अगर बात करें आपको, बहुत ही प्यारा आंसर आपका, अगर बात करें कि एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी आपकी, कि एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी, बड़ी ऊन मंडी कहां पर आपकी? बीकानेर में। कहां पर आपकी? बीकानेर में। कहां पर आपकी? बीकानेर में। बीकानेर में। बीकानेर में याद कर ले चुका होगा। अब देखो कि एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी तो कहां पर आपकी? बीकानेर में, जबकि राजस्थान में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन कहां से होता है? कहां से होता है? जोधपुर से। कहां से होता है आपका? जोधपुर से होता है। कि राजस्थान में, राजस्थान में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन, राजस्थान में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन आपका, सर्वाधिक उत्पादन कहां से होता है आपका उत्पादन? कहां से होता है आपका? जोधपुर से। कहां से होता है? जोधपुर से। और सबसे कम या न्यूनतम, और सबसे कम या न्यूनतम कम कहां से होता है? कम कहां से होता है? झालावाड़ से। कहां पर? कहां से होता है आपका? झालावाड़ से। कहां से होता है आपका? झालावाड़ से। झालावाड़ से। ये कुछ पॉइंट्स भी आप याद कर लेना, तो पूछे जा सकता है कि क्या क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर आपका। बताना कि खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध लेटा ग्राम किस जिले में स्थित है? एक तो पता मुझे खेसला क्या है आपका? खेसला क्या होता है समझ तो? खेसला क्या होता है? खेसला एक चटाई नुमा या दरी नुमा क्या होता है? एक कपड़े का बुना हुआ होता है ना, खेसला। तो खेसला उद्योग के लिए जो आपका लेटा ग्राम प्रसिद्ध है, यह लेटा ग्राम कहां पर स्थित है? बताना इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। चलो इसका आंसर क्या होगा बताना जल्दी से। ओके बहुत ही प्यारा। क्या होगा आपका? अरे जालोर। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा? जालोर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर आपका। बताना आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में सबसे कम महिला साक्षरता दर अंकित किया गया है? यानी ऐसा कौन सा जिला समूह है जहां पर आपकी सबसे कम महिला साक्षरता दर पाई जाती है? चलो क्लास को शेयर वेयर करा कर, है ना, तो एनर्जी आएगी। एनर्जी आएगी तो और अच्छे से आपको चीजें बताई जाएगी। चलो इसका आंसर क्या हो रहा है आपका? दुर्गेश का आंसर आपका ए आ रहा है। ओके अगर बात करूं आपके साक्षरता के बारे में, समझना कि राजस्थान की कुल साक्षरता है, राजस्थान की साक्षरता, आपकी राजस्थान की साक्षरता, की साक्षरता कितनी आपकी? कितनी है? 66 पॉइंट है। कितनी आपकी? 66 पॉइंट है। कि राजस्थान कुल साक्षरता कितनी कितनी आपकी? 66.1%। 66.1% है, 1% है। इसका मैं बात करूं मैं, तो राजस्थान की पुरुष साक्षरता, राजस्थान की पुरुष साक्षरता, जो पुरुष साक्षरता है, पुरुष साक्षरता वो है, वो कितनी आप, वो कितनी है? 79.2। 79 पॉइंट कितनी आपकी? 2 है। यहाँ की 79%, 79.2% है। अगर बात करूं महिला के बारे में, तो महिला साक्षरता कितनी? महिला साक्षरता कितनी आपकी? तो महिला साक्षरता है आपकी, महिला साक्षरता है आपकी 52 पॉइंट है। कितनी आपकी? 52.1% है। 52.1% है। अब आपसे पूछ रहा है कि महिला साक्षरता में भी आपके कि सर्वाधिक, क्या पूछा? सबसे कम है ना, कि सबसे कम क्या पूछा आपका? कि महिला साक्षरता में भी आपके सबसे कम महिला साक्षरता वाले जिले कौन कौन से? अगर बात करो आपके, तो सबसे कम महिला साक्षरता जिले हो जाएंगे आपके, तो ये वाले ना, एक ऑप्शन नंबर आपका सी वाले। कौन कौन सा आपके? जालोर, सिरोही, जैसलमेर, कौन सा आपका? बाड़मेर। कौन सा? बाड़मेर। या कह सकते हो आपके, यानी कि आपके जालोर सबसे कम वाले कौन कौन सा आपके? जालोर, सिरोही, जैसलमेर, कौन सा आपका? बाड़मेर। कौन सा आपका? बाड़मेर। बाड़मेर सर्वाधिक वाले, या फिर बाड़मेर हो जाएगा, बाड़मेर आपका। यानी ये क्या आती है? सबसे कम साक्षरता वाला, सर्वाधिक वाला हो जाएगा आपके कोटा, जयपुर, झुंझुनू, और कौन सा आपका? नागौर। कौन सा आपका? कौन सा आपका? नागौर। मिल गया नागौर यहाँ पर। यानी ये जो आपके जिले, ये क्या दिए? क्या? सर्वाधिक वाला। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे न्यूनतम साक्षरता, आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा होगा आपका? जालोर। कौन सा? जालोर। फिर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक
महिला साक्षरता जिला कौन सा होगा आपका? कोटा। कौन सा? कोटा होगा। ये क्रम भी आपको याद करना है। तीनों पॉइंट्स तो आपको बेसिक आपको याद होने ही चाहिए। चलो बढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्न को। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। बताना कि बाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? बाखड़ा नागल, बाखड़ा नांगल है ना, बाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? अगर बात करूं आपकी समझना, नदी कौन सी आती है? सतलज नदी। कि सतलज नदी पर, सतलज नदी पर दो बांध बने। एक तो कौन सा बांध आपका? बाखड़ा बांध बना हुआ है, बाखड़ा बांध। और ये कहां पर है? कहां पर आप? बिलासपुर, बिलासपुर हिमाचल में। कहां पर है? बिलासपुर हिमाचल में, बिलासपुर हिमाचल में, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। कि बाखड़ा नागल परियोजना के तहत आपके सतलज नदी पर दो बांध बनाए गए। एक तो बांध कौन सा आपका? बाखड़ा बांध। और बाखड़ा बांध कहां पर? कहां पर आपके? तो कहां पर आपका? कहां पर आपका? बिलासपुर हिमाचल में। दूसरा आता आपका, दूसरा बांध आपका कौन सा बांध आपका? नांगल बांध। और नांगल बांध, नांगल बांध कहां पर? तो कहां पर? रोपड़ पंजाब में। कहां पर आपका? रोपड़ पंजाब में, रोपड़ पंजाब, रोपड़ पंजाब, रोपड़ पंजाब। अब समझना कि ये जो आपकी बाखड़ा नागल परियोजना है, तो बाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर, किस नदी पर आपकी? तो बाखड़ा नागल परियोजना आपकी सतलज नदी पर। किस नदी पर आपकी? सतलज नदी पर स्थित है। अगर इसके बारे में बात करूं, आपकी जो बाखड़ा नागल परियोजना है, ये परियोजना आपके 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना आपके 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना, जिसमें आपका सबसे पहले पंजाब, हरियाणा और कौन सा? राजस्थान। कौन सा आपके? राजस्थान, राजस्थान। यानी कि यह परियोजना आपके पंजाब, हरियाणा में राजस्थान की संयुक्त परियोजना, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। और इसमें जो राजस्थान की भागीदारी है वो कितनी 15.22, कितनी 15.22% है। कि बाखड़ा नागल परियोजना में राजस्थान की कितनी 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 होगी आपकी? कि बाखड़ा नागल परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी वो कितनी है आपकी? 15.22% क्या है? तो क्या है आपके? राजस्थान की हिस्सेदारी आपकी होने वाली है। आई होप आपको ये वाला क्लियर हो चुका होगा। आगे अगर बात करो आपके, देखो कि व्यास नदी कौन सी है? व्यास नदी पर आपकी व्यास परियोजना, जो कि आपकी आपकी ये भी आपकी पंजाब, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना। इसके अलावा बात करूं आपकी ये जो व्यास परियोजना, इस व्यास परियोजना में, इस व्यास परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी 20% है। कितनी आपकी? 20% है, 20% है। चलो बढ़ते अगले प्रश्न को। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए, ऑप्शन नंबर आपका सही माना जाएगा। चलो बताना कि राजस्थान में गरीबी एवं बेरोजगारी उन्मूलन के, समझना कि राजस्थान में गरीबी एवं बेरोजगारी उन्मूलन के कार्यक्रमों में सम्मिलित है। ऐसे कौन कौन से कार्यक्रम है जो कि आपके राजस्थान में गरीबी एवं बेरोजगारी में सम्मिलित किया जाता है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बहुत ही प्यारा। सभी, बहुत प्यारा। अगर बात की कौन कौन से सारे जो भी उपरोक्त सभी क्या होते, क्या सारे शामिल होते हैं ना? कौन कौन सा? आपके स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, इसके अलावा आपकी अपना गांव अपना काम योजना, इसके अलावा आपके समन्वित ग्रामीण समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ये सारे क्या होते हैं? तो सारे आपके इसमें शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर आपका। हाँ, बोराट का पठार स्थित है। बोराट का पठार इंपोर्टेंट कर लेना, बोराट के पठार से प्रश्न पूछे जाते हैं। बताना इसका आंसर क्या हो जल्दी से एक बार, कि बोराट का पठार स्थित है। देखो मैं बता इसका जल्दी से एक बार। फिर बात करें बोराट का पठार के बारे में, तो बोराट का पठार, कि बोराट का पठार आपका कुंभलगढ़ राजसमंद से, कि बोराट के पठार का विस्तार कुंभलगढ़ राजसमंद से, कुंभलगढ़ राजसमंद से, राजसमंद से आपकी राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर के मध्य, किसके मध्य? गोगुंदा उदयपुर के मध्य, गोगुंदा उदयपुर के मध्य, उदयपुर के मध्य, उदयपुर के मध्य। और इसी पठार में आपकी चोटियां मिलती, कौन सी मिलती है आपकी? जरगा व रागा की पहाड़, यहीं पर आपकी जरगा व रागा की पहाड़ है, रागा की पहाड़ चोटियां है आपकी जरगा व रागा की पहाड़, कि इसी बोराट के पठार पास में आपकी जरगा व रागा की पहाड़, और जरगा व रागा की पहाड़ों के मध्य जो आपका ये हरा भरा क्षेत्र है, हरा भरा क्षेत्र क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? देश हरो कहलाता है, देश हरो कहलाता है, देश हरो कहलाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि देश हरो क्या समझना? देश हरो क्या है? कि आपकी जरगा व रागा की पहाड़ों के मध्य जो हरा भरा क्षेत्र, ये हरा भरा क्षेत्र आपका देश हरो कहलाता है, देश हरो कहलाता है। इसके अलावा बात करें एक पठार, उसका नाम आता है आपका ऊपर माल का पठार। कौन सा था आपका? ऊपर माल का पठार, ऊपर माल का पठार। ऊपर माल का पठार कहां पर आपके? ऊपर माल का पठार हो जाएगा आपका बिजोलिया भिलवाड़ा से, बिजोलिया भिलवाड़ा से,
बिजोलिया भीलवाड़ा से आपके बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य, बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य, बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य, चित्तौड़गढ़ के मध्य विस्तारित पठार क्या था आपका, ऊपरमाल का पठार क्या था, चित्तौड़गढ़ के मध्य। एक पठार आता आपका उड़िया का पठार, कौन सा था आपका, उड़िया का पठार, उड़िया का पठार कहां पर आपका, सिरोही में, कहां पर आपका, सिरोही में, कि उड़िया का पठार सिरोही में, जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर, कितनी आपकी 1360 मीटर, 1360 मीटर है। और यह राज्य का, और यह राज्य का सबसे ऊंचा पठार है, राज्य का सबसे ऊंचा पठार है, सबसे ऊंचा पठार है, सबसे ऊंचा पठार है, सबसे ऊंचा पठार है, सबसे ऊंचा पठार। इसके अलावा बाद पठार आता है, उसका नाम आता है आपके, इसके अलावा आपका पठार आता है आपका आबू का पठार, आबू का पठार, आबू का पठार भी कहां पर आपके, सिरोही में, कहां पर आपके, सिरोही में। और इस पठार को आपके, इसी पठार को आपके, ये पठार आपका, ये पठार आपका, इस पठार को आप इंसियल वर्ग की, इंसियल वर्ग की, इंसियल वर्ग की संख्या दी गई, इंसियल वर्ग की संख्या दी गई। इसके अलावा ये पठार आपके बैथोलित संरचना का उदाहरण है, बैथोलित संरचना का उदाहरण है आपका, ये पठार आपका बैथोलित संरचना का उदाहरण है, बैथोलित संरचना का उदाहरण है, संरचना का क्या उदाहरण, संरचना का उदाहरण। अब देखो बैथोलित संरचना क्या होती है, आपने पढ़ा होगा जब जब क्या होता है, ज्वालामुखी उद्गार होता है, तो होता है क्या कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है उससे पहले जो आपका लावा धरातल के अंदर रहता है, लावा धरातल में ही आपका जब बिखर जाता है, तो उसके समय बिखरने से क्या होता है कि जो आपकी तस्वीरनुमा आकृति बनती है, इसी तस्वीरनुमा आकृति को आपको बैथोलित, क्या कहता है, आपका बैथोलित कहा जाता है, बैथोलित कहा जाता है। पुनः समझना कि होता क्या कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तब कभी कभी क्या होता है, जो ज्वालामुखी नलिका है, इस ज्वालामुखी नलिका में आपके छेद हो जाने से, तो ये जो लावा है अंदर ही आपके तस्वीरनुमा आकार में फैल जाता है, तस्वीरनुमा आकार में फैल जाता है। अब जो तस्वीरनुमा आकार की जो आपके लावा से जो आकृति बनती है, उसी को आपके बैथोलित, बैथोलित कहा जाता है। और जो आपके आबू का पठार, ये आपके आबू का पठार बैथोलित संरचना का उदाहरण, बैथोलित संरचना का आपका उदाहरण। इसके अलावा पठार, उसका नाम आता है मैसा का पठार। कौन सा पठार था आपका, मैसा का पठार, लेकिन आपका मैसा का पठार कहां पर है, कहां पर, चित्तौड़गढ़ में, कहां पर आपको, चित्तौड़गढ़ में, कि मैसा का पठार चित्तौड़गढ़ में, मैसा का पठार आपका चित्तौड़गढ़ में है। और यह पठार आपका चित्तौड़गढ़ में, यह पठार आपके गंभीरी वे बेड़च, गंभीरी वे बेड़च नदियों के संगम पर है, गंभीरी वे बेड़च नदियों के संगम पर है, बेड़च नदियों के संगम पर है, बेड़च नदियों के संगम। इसका मतलब क्या हो गया कि इसी पठार के पास में आपकी गंभीरी वे बेड़च नदी आपस में आकर मिलती है, आपस में आकर मिलती है। इसके अलावा बात करें आपकी, बात करें आपके पठार आता है, आपसे बहुत सारे पठार क्या आता है आपका, करास्का का पठार, कहां पर आपका, अलवर में, कहां पर आपका, अलवर में, अलवर में, अलवर में, है ना, बहुत सारे पठार। चलो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। आपका समय की थोड़ी सी क्या है, कमी है। इसका आंसर क्या होगा आपका, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। आपका बताना कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है, ऐसी कौन सी है जो राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। क्या बात है, बहुत ही प्यारा। कौन सा आपके, नाली, नाली आपकी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। परंपरागत का मतलब क्या होता है कि वे विधि या वे विधि जिसका उपयोग प्राचीन काल से किया जा रहा हो, वे आपका परंपरागत कहलाता है। दूसरा तो गैर परंपरागत है, और जिनका उपयोग बाद में हुआ वो आपका गैर परंपरागत कहलाता है। तो ये सारे कैसे प्राचीन है, सारे प्राचीन, जबकि नाली के नाली बाद में। ऑप्शन नंबर आपका डी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। आपका हाँ बताना कि निम्नांकित में से कौन सी प्रमुख खारे पानी की झील लूनी बेसिन में स्थित है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि इतना इजी क्वेश्चन हो गया आपका कि निम्नांकित में से कौन सी प्रमुख खारे पानी की झील लूनी बेसिन में स्थित है। चलो अब इसका मतलब एक तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि जहां पर लूनी बेसिन है वहां पर झील कौन सी, आपको ये बताना। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इजी है आपका यहां से। चलो अगर बात को सबसे पहले खारे पानी झीलों के बारे में देखो कि जो आपकी पचपदरा झील, कौन झील आपकी, पचपदरा झील। पहले कहां पर थी आपकी, पहले आपकी बाड़मेर थी, वर्तमान बालोतरा में। पचपदरा झील आपकी बालोतरा में, बालोतरा। अब आपको पता है कि जो बालोतरा है किसमें शामिल होता है, आपका लूनी बेसिन में। किसमें शामिल होता है, आपका लूनी बेसिन में शामिल होता है। देखो कि आपका बालोतरा, बाड़मेर, जालोर, पाली वाला भाग है, ये सारे किसमें शामिल होते हैं, तो ये सारे आपके लूनी बेसिन में शामिल होते हैं। यानी कि जो बालोतरा ये आपके लूनी बेसिन में शामिल होते हैं,
और बालोतरा की जो पचपदरा झील है ये भी आपकी लूनी बेसिन में शामिल होती है। अगर बात करें पचपदरा झील के बारे में, जो पचपदरा झील का बालोतरा में और इस झील के नमक में, इस झील के नमक में, झील के नमक में 98% आपके 98% सोडियम क्लोराइड होता है। 98% आपके सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है, इसीलिए यह नमक खाने योग्य, कैसे आपके खाने योग्य नमक है, खाने योग्य नमक है, खाने योग्य नमक है। यानी आप कह सकते हो कि जो आपके पचपदरा बालोतरा से जो आपका पचपदरा बालोतरा से जो आपका नमक होता है, इस नमक जो नमक निकलता है, इस नमक में आपके 98% सोडियम, 98% आपके NaCl या फिर आपके सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है, सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है, इसलिए खाने योग्य होता है। इसके अलावा बात करें पचपदरा झील का नमक है, इस झील के नमक को प्राप्त आपके कुएं बनाकर प्राप्त किया जाता है, या फिर को आपके कि पचपदरा झील से नमक का उत्पादन कुएं बनाकर किया जाता है, जिससे आपके कोसिया कोसलू, जिससे आपके कोसिया या कोसलू कहा जाता है, कोसलू कहा जाता है कि पचपदरा झील से आपके जो कुएं बनाकर नमक का उत्पादन किया जाता है उसे ही आपका कोसलू या कोसिया कहा जाता है। अगर बात करो तलवाड़ा झील कहां पर, आप हनुमानगढ़ में, कहां पर आपकी हनुमानगढ़ में आपकी फिर आती है। सिलीसेट कहां पर आपकी अलवर में, और नक्की कहां पर आपकी माउंट आबू में, कहां पर आपकी माउंट आबू शिरो में। चलो बढ़ते अगले प्रश्न को, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। बताना कि जनकपुरा और सरवाड़ खाने जिस खरीज के उत्पादन के लिए जानी जाती वह है, बताना इसका आंसर क्या होगा आपका। अच्छा प्रश्न, इसका बताना आंसर क्या होगा आपका। बार बार पूछा जाता है कि जनकपुरा और सरवाड़ खान। अगर बात करो आपके तांबड़ा, कौन सा तांबड़ा, देखो मैं इसका लिख रहा हूं आपके तांबड़ा को आपका लालमणि, रक्तमणि, फिरोजा कहा जाता है, कि आपके तांबड़ा को लालमणि, रक्तमणि, फिरोजा कहा जाता है, या इसे गार्नेट कहा जाता है। इसके अलावा बात की, रंग कैसा होता है, लाल होता है। रंग कैसा होता है आपका, लाल होता है, कि तांबड़े का रंग लाल होता है, और इसका लाल रंग आपके लोहे ऑक्साइड की अधिकता कारण होता है। लोहे ऑक्साइड की अधिकता कारण इसका रंग लाल होता है, अधिकता कारण इसका रंग कैसा होता है आपका, लाल होता है। इसके अलावा बात करो आपके तो तांबड़ा का, या तांबड़ा में राजस्थान एकाधिकार है, राजस्थान का एकाधिकार है। इसके अलावा बात करें आपके कि राजस्थान में तांबड़ा उत्पादन भंडारण की दृष्टि से आपके टोंक जिला आता है, कि तांबड़ा का सर्वाधिक उत्पादन व भंडारण टोंक जिले में। कहां पर है, टोंक जिले में। यानी कि तांबड़ा के सर्वाधिक भंडारण भी कहां पर, टोंक जिले में, और उत्पादन में सर्वाधिक कहां से आपके टोंक जिले से होता है। इसके अलावा बात करूं आपके कि तांबड़ा के बहुमूल्य पत्थर है, जो कि आपका अधात्विक खनिज की श्रेणी में आता है। किसमें आता है, आपका अधात्विक खनिज की श्रेणी में आता है। इसके अलावा बात करें कि तांबड़ा उत्पादक क्षेत्र, तो तांबड़ा उत्पादक क्षेत्र देखो, अगर बात टोंक की आ जाएगा आपका, टोंक आ जाएगा आपका राजमहल, जनकपुरा और कौन सा आपका कुशलपुरा। कहां पर सारे स्थान, टोंक में। कहां पर, टोंक में। यानी कि जो आपकी राजमहल की खान है, जनकपुरा, कुशलपुरा खान है, ये किसके लिए प्रसिद्ध आपके, तो यह आपकी तांबड़ा के लिए प्रसिद्ध। इसके अलावा बात करो आपके, इसके अलावा हो जाएगा आपका खरखारी, देखो खरखारी और सरवाड़। देखो जो खरखारी पहले कहां पर था, अजमेर में, वर्तमान में अजमेर में है आपका खरखारी, अजमेर में आपका सरवाड़ कहां पर, आप केकड़ी में। सरवाड़ कहां पर, केकड़ी में। ये जो भी खाने, ये सारे किसके लिए प्रसिद्ध, आपके तांबड़ा के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर आपका बी। अगर बात पन्ना के बारे में, तो पन्ना के लिए आपको याद करना है राजगढ़ अजमेर की, पन्ना को हरिगनी कहा जाता है या ग्रीन फायर कहा जाता है। इसके लिए आपका राजगढ़ अजमेर, राजगढ़ बुबानी और आपका मुहामी क्षेत्र, तीनों कहां पर आपके अजमेर में, कहां पर आपके अजमेर में। फिर आता आपका काला गुमान कहां पर आपका, तो कहां पर आपका राजसमंद में,
कहां पर आपका राजसमंद में। फिर आता है गोगुंदा, कौन सा गोगुंदा, गोगुंदा कहां पर आपका उदयपुर में, गोगुंदा कहां पर आपका उदयपुर में, गोगुंदा कहां पर उदयपुर में। यानी ये जो स्थान है ये किसके लिए प्रसिद्ध है आपके, तो ये स्थान आपके पन्ना के लिए क्या है प्रसिद्ध है। या फिर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में जो पन्ना उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से जगह आपके, राजगढ़, बुबानी और मोहामी क्षेत्र अजमेर में, कालागुमान क्षेत्र आपके राजसमंद में, और क्या यहीं पर आपके राजगढ़ अजमेर से लेकर कालागुमान के मध्य, कालागुमान राजसमंद के मध्य आपके 221 किलोमीटर की एक पन्ना जमाव पेटी पाई जाती है जिसे ग्रीन फायर बेल्ट कहा जाता है, जिसे ग्रीन फायर बेल्ट कहा जाता है। और इसी ग्रीन फायर बेल्ट की खोज आपके 1943 में 1943 में इंग्लैंड की माइंस एंड मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा की गई थी। चलो बात करो पायरेट्स के बारे में, इसमें सीधा आपको स्थान करना है, क्या याद करना है, कौन सा याद करना है आपको, सलादीपुरा, सलादीपुरा सीकर, सलादीपुरा सीकर, इसको वेरी मस्ट कर देना आपका कि राजस्थान में पायरेट्स के भंडार आपके सलादीपुरा सीकर में पाए जाते हैं, सलादीपुरा सीकर में पाए जाते हैं। चलो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका बी। बढ़ते अगला प्रश्न की ओर आपका, राष्ट्रीय स्तर का सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है, बताना इसका आंसर क्या होगा। अगर बात करूं तो केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर आपका, कहां पर, सेवर भरतपुर में, कहां पर आपका सेवर भरतपुर में। स्थापना आपकी 20 अक्टूबर 1993 को हुई थी, 1993 को, ऑप्शन नंबर आपका। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर आपका, कोई गलत करेगा नहीं, आपकी कोठारी नदी का उद्गम स्रोत है। पहले भी हमने चर्चा की थी कोठारी नदी के बारे में, अब आपको इजी बताना है कि कोठारी नदी का उद्गम कहां से होता है, आपकी कोठारी नदी का उद्गम कहां से होता है। चलो बात किसके बारे में, देखो बिजलाल की पहाड़ी से आपकी बनास सहायक खारे का उद्गम होता है, बनास की सहायक खारे का उद्गम होता है, बनास की सहायक खारे का उद्गम होता है। इसके अलावा आपकी गोगुंदा की पहाड़ी से आपकी बेड़च का उद्गम होता है, बेड़च आयड का उद्गम होता है, बेड़च का उद्गम होता है, बेड़च आयड का उद्गम होता है। और आपकी दीवेर की पहाड़ी से कोठारी का उद्गम होता है, कोठारी का उद्गम होता है आपका, कोठारी का उद्गम होता है आपका। और आपका नाग पहाड़ी से आपका किसका होता है, लूणी का उद्गम होता है। चलो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर आपका, बताना ये आपके जिले ने इनकी प्राचीन आकृति थी कि निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही चेन उत्तर चुनिए। ऐसे कौन से जिले जिनका पहले आपकी आकृति सुमेलित करना है आपको। चलो अगर बात इसके बाद देखो, जोधपुर की आकृति आपकी, इसकी आकृति मयूराकार थी, आपकी मयूराकार है। और आपकी सही अर्धचंद्राकार आपकी जैसलमेर आकृति आपकी, इसकी आकृति अनियमित नियमित आपकी बहुभुजाकार है, बहुभुजाकार आपकी भुजाकार है। बाकी आपकी करोली बतख कार है, सही है। यानी कि आपका, यानी कि कौन कौन सा आपका 2 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका 2 और 4, ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर है सही है। ये आपके वैसे ही पुराने हो गए, यहां से प्रश्न पूछा जाएगा आकृति को लेकर आपसे। हाँ, राजस्थान में एकमात्र नैरोगेज लाइन किस जिले में है, पूछना जाता है कि आपके राजस्थान में एकमात्र नैरोगेज है ना, नैरोगेज लाइन किस जिले में। देखो आपकी रेल की 3 लाइनें होती है, एक तो होती है आपकी नैरोगेज, एक होती है आपकी मीटर गेज, एक होती है ब्रॉड गेज। कौन सी होती है आपकी ब्रॉड गेज। अब समझना आपकी नैरोगेज की जो होती है नैरोगेज, इसमें आपके रेल की पटरियों के मध्य की जो दूरी होती है 0.63 मीटर से आपकी 72 मीटर के मध्य, 72 मीटर के मध्य। फिर आपकी मीटर गेज के मध्य आपकी दूरी होती 1 मीटर की, 1 मीटर की होती, कितनी होती 1 मीटर की होती है। और इसमें होती 1 मीटर से अधिक, 1 मीटर से आपकी अधिक दूरी होती, से अधिक आपकी दूरी होती। चलो इसका आंसर क्या होगा आपका धौलपुर जिला। कौन सा आपका धौलपुर, ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए वैसे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर आपका, हाँ, राजस्थान में सर्वप्रथम किस उद्योग की स्थापना हुई थी, कि राजस्थान में सबसे पहले किस उद्योग की स्थापना हुई थी आपकी।
चलो कौन सा होगा आपका? सीमेंट उद्योग। ऑप्शन नंबर आपका ए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर आपका। आज तुम्हारा अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? मैं 4 पॉइंट लिख रहा हूं, इसको वेरी मोस्ट कर देना। एक तो कौन सा आपको 1955, एक 1956, एक 1965, एक आपका 1978, एक आता है आपका निदेशालय, पर्यटन निदेशालय, पर्यटन निदेशालय, निदेशालय, निदेशालय। स्थापना 1955 में। विभाग की स्थापना, विभाग की स्थापना आपकी 1956 में। फिर आता है आपका राजस्थान राज्य, राज्य होटल विकास निगम, विकास निगम, इसकी स्थापना 65 में, 1965 में। फिर आता है आपका 1978 में आरटीडीसी की स्थापना 1978 में। कार्य प्रारंभ आपका, कार्य प्रारंभ आपका 1 अप्रैल 1979 को, 1979 को। तो ये डेट्स आपको याद होनी चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी। चलो, और आज के लिए क्लास को अपन यही विराम देंगे। और जो साथी जुड़े उनको तहे दिल धन्यवाद करता हूँ। ऐसे आप जुड़े रहे, क्लास को डेली शेयर करा करें, डेली क्लास में आया करें, जिससे आपकी तैयारी में और मजबूती मिल जाए। ये केवल प्रश्न नहीं होते, इसके साथ इतनी अच्छी व्याख्या भी हम करते हैं जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो जाए, है ना। अगली क्लास आपके सर के होने वाली, तो बने रहेगा। और आज के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे। हाँ, आ गई आवाज, आ गई आवाज, आ गई आवाज। हाँ तो देखो क्वेश्चन क्या है। अच्छा, पिछले वाले में भी नहीं थी क्या? चलो देखो पीछे वाला भी क्वेश्चन देख लो आप, पीछे वाला वापस देख लो। क्या है भाई? मेवात, मेवाती बोली जो अलवर के अंदर बोली जाती है,
मेवाती जो बोली है अलवर, भरतपुर, ये जो क्षेत्र है, हरियाणा का कुछ क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर आपकी मेवाती बोली जो बोली जाती है। और अब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि जब बारात चली जाती है तो दूल्हे के घर पे जो महिलाएं बसती हैं वो कौन सा स्वांग करती है, कौन सा स्वांग करती है? क्या टामक करती हैं, टणको करती हैं, टेवटो करती हैं, टूटियो करती हैं? ये टेवटो तो आभूषण है। हाँ दीजिए। कमेंटों पे इतना ध्यान मत दिया करो। चलो देखो, आइए बात करते हैं। तो साहब क्या करती है? टूटियो करती है। टूटियो मतलब महिलाएं जो होती है ना, वो जैसे ही दूल्हा चला गया दुल्हन लाने के लिए, तो पीछे जो घर बचा है, घर के अंदर वो सारी प्रक्रियाएं करती हैं। एक कोई महिला दूल्हा बन जाती है, एक दुल्हन बन जाती है, वो सारी प्रक्रियाएं करती हैं जो शादी के अंदर होती हैं। फेरे लेना, फिर उसके बाद में वो सुहाग था, फलाना ढीकड़ा है ना, वो सारी क्रियाएं करती है। वो जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? टूटियो कहा जाता है। इसके अंदर आदमियों का प्रवेश निषेध होता है, सिर्फ महिलाएं महिलाएं होती है। चलो जी, सुगाली माता किसकी कुल देवी है? भाई सुगाली माता, सुगाली माता आपने पढ़ा होगा 1857 के क्रांति के अंदर सुगाली माता का क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। तो आउवा के ठाकुर परिवार की, मेवाड़ के राज परिवार की, आमेर के राज परिवार की, या जालोर के चौहानों की? तो देखिए आप बात करते हैं मेवाड़ के अंदर बात करें तो बाण माता, बाण माता किसकी है साहब? मेवाड़ की कुल देवी है। आमेर की बात करें तो आमेर के अंदर जमुआय माता, जमुआय माता कहां की है साहब? आमेर की है। जालोर के चौहानों की बात करें तो आशापुरा माता, आशापुरा माता। तो साहब ये अब देख लीजिए कहां की बच गई साहब? सुगाली माता, जिनके 10 सिर 54 हाथ थे, 1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता है। और आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की क्या थी साहब? ये इष्ट देवी भी थी। तो साहब ये है क्रांति की देवी जिनका नाम है सुगाली माता। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। श्राद्ध पक्ष किसके दौरान, जिसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है, कब मनाया जाता है? भाई श्राद्ध कब आता है? एक 15 दिन का पूरा पखवाड़ा होता है, एकम से लेकर के 15 तक, एकम से लेकर के और 15 तक पूरा पखवाड़ा होता है, जिसको क्या कहा जाता है? श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। आज ही शायद पढ़ाया था, कौन से बैच में पढ़ाया था? श्राद्ध, श्राद्ध कब मनाते हैं अपन? भूल चूक लेनी देनी आपके अमावस को होती है, तो वो कौन सी अमावस है वो आपको यहाँ पे बताना है। अच्छा बी बता रहे हैं, बिल्कुल। देखिए आश्विन का जो कृष्ण पक्ष जो होता है, आश्विन का जो कृष्ण पक्ष है, ये पूरा का पूरा स्टार्ट हो जाता है। देखो पूर्णिमा, पूर्णिमा के दिन क्या हो जाता है? महीना बदल जाता है। भाई कोई भी महीना होता है, जैसे ये एक महीना मैंने बना दिया, ठीक है, 2 पक्ष होते हैं, तो कोई भी महीना है वो हमेशा काली रातों से प्रारंभ होता है। तो ये पहला पक्ष जो होता है वो क्या होता है? कृष्ण पक्ष होता है। और कृष्ण पक्ष का जो 15वां दिन होता है उसको कहते हैं अपन अमावस, उसको क्या कहेंगे? अमावस। और फिर देखो धोली रातें चालू हो जाती हैं, धोली रातें होती हैं उसको कहते हैं अपन शुक्ल पक्ष, उसको क्या कहते हैं अपन? शुक्ल पक्ष। और इसका जो 15वां दिन होता है ना वो क्या हो जाता है? पूर्णिमा हो जाता है, पूर्णिमा। अब देखिए फिर इसके बाद में यहां से आप देखोगे तो दूसरा महीना चालू हो गया, वही एक पक्ष काली रातों का, वही धोली रातों का। तो यहां से महीना बदल गया, तो यहां से क्या चालू हो गया? आपका श्राद्ध चालू हो गया। तो भाद्रपद पूर्णिमा से चालू होकर के और आश्विन कृष्ण अमावस तक, कृष्ण शुक्ल ये पूर्णिमा के आगे लगाना उचित नहीं है, हालांकि ठीक है चलो कोई बात नहीं, लग गया। क्योंकि अमावस जो होती है काली रातों का 15वां दिन होता है, पूर्णिमा होती है धोली रातों का 15वां दिन होता है, तो शुक्ल कृष्ण लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक श्राद्ध पक्ष होता है। नेक्स्ट, बाला किला, बाला किला राजस्थान के किस जिले में है? बाला किला जिसको भूतों वाला किला भी कहा जाता है, ये कौन से जिले के अंदर है बाला किला? इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। बाला किला जयपुर, अलवर, अजमेर, जोधपुर। बड़ा सिंपल साक है। बाला किला अलवर में है।
बहुत शानदार, अरे क्या बात, इसका तो आपको सबको जबरदस्त पता है? बाला किला कहाँ पे है साहब? अलवर के अंदर है। शाम के बाद में यहाँ पे प्रवेश नहीं दिया जाता है किसी। चलो जी नेक्स्ट, चंद्रभागा, ये मेला लगता है चंद्रभागा पशु मेला, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? चंद्रभागा पशु मेला जो है वो कहां पे आयोजित होता है? अब बताना आपको, जयपुर, झालावाड़, जैसलमेर, जालोर। देखिए बच्चों यूं है कि आपके यदि मेले पूछेगा ना तो मेलों के अंदर आपको पशु मेले ही याद करने हैं। पशु मेले में से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे कि भाई जैसे आपकी रीट है, सीईटी है, पटवार है, कांस्टेबल है, इनके अंदर यदि मेलों का क्वेश्चन आ रहा है या तो बेणेश्वर पूछेगा या पाबूजी पूछेगा, नहीं तो फिर पशु मेले पूछेगा। आज तक के जो पेपर है उनको उठा करके आप देखिए एक बार, कहां से क्वेश्चन आ रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, आपको अपने आप अनुभव हो जाएगा चीजों का। तो साहब मैक्सिमम जो मेले पूछे गए हैं वो पशु मेलों में से ही पूछे गए हैं। बाकी किसी देवता के जैसे पाबूजी का मेला पूछा जा चुका है, तेजाजी का मेला पूछा जाता है, लेकिन तेजाजी का पशु मेला है। तो पशु मेले, तेजाजी, या फिर बेणेश्वर के बारे में पूछता रहता है, बेणेश्वर मेला ये इसलिए पूछता है क्योंकि ये आदिवासियों का क्या कहलाता है? कुंभ कहलाता है। तो साहब आप देखोगे तो ये बाबूजी मेला और बेणेश्वर मेला तो वैसे पूछा जाता है, बाकी पशु मेले में से आपके क्वेश्चन आता है, क्योंकि लोक देवियां जो हैं उनके जो मेले लगते हैं वो नवरात्रियों में लगते हैं, 2 बार लगते हैं। नवरात्रि 2 बार आती है, चैत्र में आती है और आश्विन में आती है। तो दोनों नवरात्रियों के अंदर क्या लगते हैं? इनके मेले लगते हैं। अच्छा इसका आंसर बता दिया आपने, कहां बताया साहब? झालावाड़। नेक्स्ट, द्विचक्री नृत्य क्या है? भाई द्विचक्री 2 चक्र बनाते हैं। तो देखिए, विवाह के अवसर पर भील पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य, फाल्गुन में भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, नाटिका के रूप में मंचित किया जाने वाला नृत्य, या इनमें से कोई नहीं। ये नृत्य ऐसे होता है, एक चक्कर और ये दूसरा चक्कर, एक में महिलाएं हैं और एक में पुरुष हैं, और एक दूसरे को क्रॉस करते हुए ये आगे जाएंगे, ये पीछे जाएंगे, फिर ये आगे जाएंगे, ये पीछे जाएंगे, मतलब द्विचक्री 2 चक्कर बना करके ये नृत्य किया जाता है। तो वो कौन सा नृत्य है, कौन करते हैं? हाँ वेरी वेरी गुड, शानदार, जबरदस्त बताया आपने, बिल्कुल। देखो ये दुर्गेश बी बता रहा है भाई, नहीं। तो साहब ये क्या होता है? विवाह के अवसर पर भील स्त्री और पुरुषों के द्वारा किया जाता है द्विचक्री। और एक चरी नृत्य कई बार पूछा जा चुका, चरी गुज्जर जाति का नृत्य है चरी, इसको भी याद रखना। सिर्फ एक चरी मटकी रखते हैं और उसके अंदर आग जला करके फिर वो नृत्य करते हैं, वो चरी नृत्य। नेक्स्ट, दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बडालिया क्या है? बडालिया है, ये शब्दावली से जनजातियों की शब्दावली का क्वेश्चन है। देखिए, 2 पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला, बोपाजी से आशीर्वाद लेने की प्रथा, विवाह के अवसर पर पहने जाने वाला आभूषण, पुत्र जन्म के अवसर पर मनाया जाने वाला उत्सव। बढ़ा लिया मतलब बढ़ा लिया, कैसे बढ़ा लिया? पुत्र जन्म करके बढ़ा लिया या बेटे की शादी करके बढ़ा लिया। तो वो बढ़ा लिया जो होता है ना, वो होता है मध्यस्थता करने वाला, बिचौलिया जिसको अपन बोलते हैं जनजातियों के अंदर, उसी को क्या बोला जाता है? बढ़ालिया बोला जाता है। तो 2 पक्षों के मध्य विवाह संबंध की जो मध्यस्थता करता है, बिचौलिया जो होता है, उसको क्या बोला जाता है? बढ़ालिया बोला जाता है। कि भाई कुड़बा बढ़ा दिया। और ये बढ़ालिया जो होता है वो कौन होता है? अपने रिश्तेदारों में से कोई एक होता है जिसको अपन बिचौलिया बनाते हैं। वो इधर भी मेंटेन करेगा, उधर भी मेंटेन करेगा, दोनों साइड में मेंटेन करेगा। लेकिन आजकल बढ़ालियों की जगह चुगलिये आ गए हैं। नेक्स्ट, अमरशाही क्या है? भाई अमरशाही किसका नाम है? अमरशाही जूतियों का नाम है, आभूषण का नाम है, या मिट्टी के बर्तनों का नाम है, या पगड़ियों का नाम है? अमरशाही। और क्लास को सारे एक बार मिलकर के शेयर कर दीजिए, सभी तक अपनी क्लास पहुंचनी चाहिए भाई। पगड़ी बता रहे हैं, बहुत शानदार जबरदस्त बता रहे हो, बिल्कुल। अमरशाही पगड़ी है, कहां पे पहनी जाती है? कि यदि किसी बच्चे को पता हो तो कमेंट करके बताइए मेरे को कि ये अमरशाही जो पगड़ी है वो कहां पे पहनी जाती है। नेक्स्ट, जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल, भाई कहां का? जयपुर का। जयपुर की चित्रकला का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना जाता है? देखो आप जयपुर को देखोगे ना तो इससे पहले तो आपको आमेर चित्रशैली मिलेगी। आमेर मतलब जयपुर बसने से पहले जो चित्रशैली हुआ करती थी उसको आमेर चित्रशैली बोलते थे। और जैसे ही जयपुर बस गया, शक्ति का केंद्र जयपुर हो गया, तो उसको क्या क्या बोला गया? फिर
जयपुर, जयपुर चित्र शैली। तो बताइए जयपुर चित्र शैली के अंदर, चलो इसके बारे में मैं बता देता हूं किसका काल है। तो आपने एक तो हवा महल का निर्माण करवाया 1799, सॉरी 1799 हवा महल। और दूसरा आप देखोगे गंधर्व बाईसी विद्वानों की, एक 22 विद्वानों की एक टोली रहा करती थी, मंडली रहा करती थी, जिसको गंधर्व बाईसी बोला जाता था। एक तुंगा का युद्ध इनका बहुत प्रसिद्ध है, और एक ये ब्रजनिधि नाम से उपनाम से कविताएं लिखते थे। तो अब आप बता सकते हो कि वो राजा कौन है। वो राजा जयसिंह है, या ईश्वरी सिंह है, या मान सिंह है, या सवाई प्रताप सिंह है। हाँ बिल्कुल, सवाई प्रताप सिंह, बहुत शानदार दिया आपने। किसके काल को कहा जाता है साहब जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल? तो सवाई प्रताप सिंह के काल में बहुत अच्छे अच्छे काम करवाए साहब, विद्वानों को शरण दी। खुद विद्वान थे, ब्रजनिधि उपनाम से इन्होंने ग्रंथ लिखा जिसको ब्रजनिधि ग्रंथावली भी कहा जाता है। ईश्वरी सिंह को भी आप याद रखना, यहां से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। राजस्थान चित्रकला का प्रथम आदमकद चित्र, प्रथम आदमकद चित्र जो बना था वो किसका बना था? ईश्वरी सिंह का बना था। जयपुर के अंदर आज भी ये आदमकद चित्र है। आदमकद चित्र का मतलब है कि एडी से लेकर के चोटी तक पूरा, क्या पगड़ी पहन रखी है, क्या कुर्ता पजामा पहन रखा है, नीचे कौन से जूते पहन रखे हैं या जूतियां पहन रखी हैं, वो पूरा जो विवरण होता है, नीचे फर्श कैसा है, पहाड़ी पे खड़े हैं, आंगने में खड़े हैं, या किसी फोटो शूट करने वाले स्टूडियो के अंदर खड़े हैं, वो पूरा जो होता है ना उसको कहते हैं आदमकद चित्र। तो राजस्थान चित्रकला का प्रथम आदमकद चित्र, पहला आदमकद चित्र किसका है साहब? ईश्वरी सिंह का है, साहिबदीन ने बनाया था। नेक्स्ट, हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? पहली मंजिल, रतन मंदिर, प्रकाश मंदिर, शरद मंदिर, हवा मंदिर। और यहां से क्वेश्चन लगभग लगभग निकलता रहता है, हवा महल के बारे में क्वेश्चन निकलता रहता है, मंजिलों का नाम पूछता रहता है, या कई बार वास्तुकार पूछता है, किसने बनाया ये पूछ लेता है। तो देखो हवा महल ये है साहब, ऐसा हवा महल कृष्ण के मुकुट के समान बना हुआ है। 1 2 3 4 5, इस प्रकार से 5 मंजिल है। तो यहाँ पे पूछा क्या है? पहली मंजिल। तो देखो यू नीचे से गिनना है आपको, 1 2 3 4 ये 5। कभी हमारे पास एक बच्चा आता है, वो कहा कि सर ऊपर से गिने या नीचे से गिने? तो ऐसा नहीं करना आपको, ऊपर से नहीं गिने जाएगा, कहां से गिना जाएगा? नीचे से गिना जाएगा। तो देखो मैं 5 के नाम बता देता हूं आपको। पहली जो होती है उसके अंदर सर्दी लगती है, तो उसको कहा जाता है शरद मंदिर। शरद मंदिर की जगह आपको प्रताप मंदिर भी आ सकता है, ध्यान रखना। सवाई प्रताप सिंह ने कहा बनवाया, तो इसको क्या प्रताप मंदिर भी कहा जा सकता है, शरद मंदिर भी कहा जा सकता है। दूसरी में रतन रहता है साहब, तो रतन मंदिर। तीसरी में क्या होता है? तीसरी में ये तीसरी विचित्र है साहब, तीसरी मंजिल जो है वो तो विचित्र है। चौथी जो है, चौथी में प्रकाश आता है, और 5वीं में आपके फकाफक हवा आती है। तो देख लो अब आपके 5 मंजिलों के नाम आ गया, शरद मंदिर या प्रताप मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। सबके आगे मंदिर मंदिर लिखा हुआ है, मंजिल नहीं लिखा हुआ है, मंदिर लिखा हुआ है। तो साहब ये 5 मंजिल अपने को पहला पूछा है, तो पहला कौन सा हो जाएगा? शरद मंदिर या प्रताप मंदिर। तो ये साहब पहली हो गई, पहली मंजिल। हवा मंदिर ये कौन सी है? 5वीं है। प्रकाश मंदिर जो है ये कौन सी है? ये चौथी है। रतन मंदिर जो है ये कौन सी है? ये दूसरी है। तो ये लो, ये इस प्रकार से इन के बारे में पूछता रहता है, बढ़िया बढ़िया एग्जामों में भी हवा महल का क्वेश्चन निकला है। चलो जी आओ नेक्स्ट। मंदिरों और जिलों में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? भाई एक सही नहीं है, और सही कौन सा नहीं है? जो सही नहीं है उसके बारे में आपको यहां पे बताना है। तुलजा भवानी मंदिर चित्तौड़गढ़, तन्नोट माता मंदिर जैसलमेर, उषा मंदिर बयाना, जगत शिरोमणि मंदिर टोंक। कौन सा सही नहीं है? जो सही नहीं है उसके बारे में आपको यहां पे बताना है, और क्लास को शेयर करना है इसके बाद में। क्या शानदार बताया, डी बता रहे हैं। अच्छा तो अब बता दीजिए, डी वालों मेरे को ये बता दीजिए, इस मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था?
तो देखिए यहां पे बिल्कुल तुलजा भवानी मंदिर बिल्कुल ठीक है। इस मंदिर की एक अलग विशेषता और है, ये तुलादान पत्ती से बनाया मंदिर है। तन्नौट माता जैसलमेर जवानों की कुल देवी है, सब बीएसएफ के जवान इनकी पूजा करते हैं। उषा मंदिर, पहले मंदिर फिर बाद में मस्जिद बनाया, फिर वापस मंदिर बना, बयाना ठीक है। जगत शिरोमणि मंदिर ये टोंक के अंदर नहीं है, ये कहां पे है साहब, ये जयपुर के अंदर है, रानी कनकावती ने बनवाया, जगत सिंह की याद में बनवाया। जगत सिंह मान सिंह का बेटा था जो अभियान के तहत बीमार हो गया था, बीमार हो गया, इसको वापस भेजा, यहां पहुंचा, मर गया। और यहीं पे इसी मंदिर के अंदर भगवान कृष्ण की क्या है, भगवान कृष्ण की काले पत्थर की मूर्ति है, काले पत्थर की मूर्ति है। और इस मूर्ति की पूजा विशेषता है कि बचपन में मीराबाई पूजा करती थी, बचपन में मीराबाई मीराबाई जो थी वो क्या करती थी साहब, इस मूर्ति की पूजा करती थी। तो साहब इसलिए इसको मीरा मंदिर भी कहा जाता है, मीरा मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो मीरा मंदिर किसका नाम है ये भी आपको पूछ सकता है। जगत शिरोमणि मंदिर का दूसरा नाम भी क्या है, मीरा मंदिर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं किया गया, शामिल नहीं है। विश्व धरोहर सूची जिसको आप बोलते हो उसके अंदर कौन सा शामिल नहीं है, चित्तौड़ का किला शामिल नहीं है, जयपुर का जंतर मंतर शामिल नहीं है, आमेर की हवेलियां शामिल नहीं है, या कुंभलगढ़ का किला शामिल नहीं है। और शायद ही कोई बच्चा होगा जिसके आम गाजर चीकू याद नहीं है। आमेर हवेली, हाँ बिल्कुल आमेर का किला है, लेकिन आमेर की हवेलियां नहीं है। ये साहब आपका क्या हो जाएगा, सी उत्तर जो बता रहे हो, बड़ा जबरदस्त उत्तर बता रहे हो, शानदार उत्तर बता रहे हो। जयपुर परकोटे को भी साहब विश्व इस सूची के अंदर शामिल कर लिया गया है, जयपुर परकोटा भी शामिल कर लिया गया है, उसको भी ध्यान रखना 19 के अंदर। नेक्स्ट, बैराट प्राचीन भारत के किस जनपद की राजधानी थी। बैराट भाई 16 जनपद थे, जैसे आज भारत के अंदर 28 राज्य हैं, उसी प्रकार से पहले भारत के अंदर 16 राज्य थे, जिन राज्यों को क्या बोला जाता था, महाजनपद बोला जाता था। तो कौन सा महाजनपद है जिसकी राजधानी मत्स्य था या बैराट था, तो मत्स्य जनपद, पांचाल, चेदी, अर्जुनयन। तो ये तो साहब ये ही क्वेश्चन आपके बार बार निकलता है। मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी, बैराट या विराट नगर। बैराट एक सभ्यता भी है जो आजकल कोटपुतली बहरोड के अंदर चली गई है। यहां से अपने को मूर्तियों के अवशेष मिले साहब, मंदिर के अवशेष मिले थे, यहाँ पे महात्मा बुद्ध की अस्थियों के अवशेष मिले थे, स्वर्ण कलश मिला था यहाँ से अपने को यूनानी शासक मेंडियार की मुद्राएं भी मिली थी। बैराट सभ्यता से भी आपको क्वेश्चन निकलने की संभावनाएं रहती है। चलो जी नेक्स्ट, सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है। सागरमल गोपा जिनकी एक पुस्तक है जैसलमेर का गुंडा राज, ये इनकी पुस्तक का नाम है सागरमल गोपा की, और इनके ऊपर अमानवीय अत्याचार करके और इनको क्या कर दिया गया था, केरोसिन तेल डाल करके जिंदा जला दिया था। तो कहां के थे साहब, ये थे साहब जैसलमेर के। कौन सी रियासत के थे साहब, जैसलमेर के। और इन्होंने किताब भी लिखी है जैसलमेर का गुंडा राज या गुंडा शासन। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेश्वर बाहुबली घोर राजस्थानी भाषा की सबसे प्राचीन ग्रंथ है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है, इसके रचयिता कौन है, वज्रसेन सूरी, हरिभद्र सूरी, बुद्धिसागर सूरी और धनपाल सूरी। बताइए इसके रचयिता कौन है, रचयिता का नाम आपको यहां पे बताना है। भी बता रहे हैं, क्लास को शेयर कर दो सभी, अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए सभी, किसी का भला हो जाए, अच्छी बात है। ए भी बता रहे हैं, बी भी बताया है। चलो देखो यहां पे भरतेश्वर बाहुबली घोर जो है वो लिखा है किसने, वज्रसेन सूरी ने लिखा है। किसने लिखा है, वज्रसेन सूरी ने लिखा है।
ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। बी वाले अपने आप को ठीक करो थोड़ा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका होलार। होलार राजस्थानी लोकगीत है। होलार एक राजस्थानी लोकगीत है जो खालिस्तान अवसर पर गाया जाता है। होलार किस अवसर पर गाया जाता है? किसी के विवाह के लिए प्रस्ताव देने के लिए, भाई विवाह की मुहूर्त निकला है तो उसके ऊपर गाया जाता है। शिशु का जन्म होता है तब गाया जाता है। गणगौर के उत्सव पर गाया जाता है, या शादी कंप्लीट हो गई तो शादी को कंप्लीट वाला गीत गाया जाता है। तो ये होलार जो है वो कब गाया जाता है, इसका आंसर आपको देना है। होलार बहुत बार पूछता रहता है। अच्छा, बी बताया है, क्या बात है, जबरदस्त बताया। राम किशन मीणा सी बता रहा है भाई। देखो गणगौर पे नहीं किया जाता दोस्त, ये कब किया जाता है? ये जब घर में बच्चा जन्मता है ना, तो बच्चे के जन्म पर गीत जो गाते हैं, शिशु के जन्म पर, बच्चा जन्मता है उसके जन्म पर ये गीत गाया जाता है जिसको होलार कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग, कौन सा आयोग है? दूसरा द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं है? भाई एक तो 1919 के अंदर गया था जांच आयोग, और एक इसके बाद में 27 के अंदर भी गया था। तो वो दूसरा जो जांच आयोग गया, उस आयोग का सदस्य कौन नहीं है वो आपको बताना है। रमाकांत मालवीय, ठाकुर राज सिंह, मेहता तकत सिंह, बिंदुलाल भट्टाचार्य। दूसरे बिजोलिया के दूसरे जांच आयोग के सदस्य कौन से नहीं है? हाँ, डी बता रहे हैं, बिंदुलाल। बिल्कुल, बिंदुलाल भट्टाचार्य ये 19 के अंदर आए थे साहब। इनको लेकर के एक 1919 के अंदर आयोग बना था जिसका नाम ही बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग था। दूसरे के अंदर ये था, ये 3 व्यक्ति थे, और एक अंग्रेज और था जिसका नाम था ट्रेंच, वो भी आया था यहाँ पे। नेक्स्ट, किन पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जा सकती? लोकायुक्त किसकी जांच नहीं कर पाएगा? पंचायत समितियों के प्रधान एवं उप प्रधान की, पंचायत समितियों की स्थायी समितियों के अध्यक्ष की, सरपंच और 5 नहीं है, ये पंच है, सरपंच और पंच की, और जिला परिषद का उप प्रमुख की। भाई लोकायुक्त किसकी जांच नहीं कर सकता है, ये बताना है। दीजिए, देखिए अब ये आपके पॉलिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं। डी बता रहे हैं, जिला परिषद का उप प्रमुख। बी भी बता रहे हैं, नहीं साहब नहीं, ये तुक्के वाली सी बात होगी। देखिए, सरपंच और पंच की जांच नहीं करता है लोकायुक्त, बाकी इनकी सबकी जांच कर लेता है। किसकी? सरपंच और पंच की। यदि सरपंच की शिकायत आप लोकायुक्त करो, वो नहीं आएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राजस्थान शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? 1947, 48, 49 और 50। शासन सचिवालय, डी नहीं सी, हाँ सी बिल्कुल ठीक है, सी वाले, ये पीवीपी ठीक है, सी आपका ठीक है। अच्छा, पहले डी भी बता दिए क्या, या नए का आ गया? दीजिए, देखिए राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना किस कब हुई थी? तो देखिए ये 1949 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1949 के अंदर शासन सचिवालय की स्थापना आपकी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में जिले में सभी प्रकार के चुनाव संबंधी प्रबंध कौन करता है? भाई मान लो अपने जिले के अंदर चुनाव है तो उसका प्रबंधन कौन करेगा? जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, उपखंड अधिकारी या तहसीलदार? बताओ। देखो, जिले के अंदर चुनाव हो रहे हैं तो उनका जो चुनाव संबंधी जो भी जाब्ता करना है, जो भी करना है, वो कौन करेगा? अच्छा, ए बता रहे हैं केसर सिंह, ए। और दीजिए, सब दीजिए।
अरे जिले का मालिक कौन होता है? डीएम साहब, कलेक्टर साहब। तो कौन करेंगे साहब? जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर करेंगे। कहां पे कितना जाब्ता भेजना है, कैसे क्या करना है, पूरा जो भी चुनाव का मामला होता है वो जिला कलेक्टर के निगरानी में रहता है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? कि मुख्यमंत्री का पेमेंट बढ़ाना है या घटाना है या क्या करना है, भत्ते के अंदर बढ़ोतरी करनी है या कटौती करनी है, ये सारे काम कौन करता है? संविधान की 3री अनुसूची, सांसद, राज्यपाल या राज्य विधानसभा। मुख्यमंत्री को जो पैसा मिलता है उसके अंदर जो भी कुछ करना है, बढ़ाना है, घटाना है, या वेतन वगैरह बढ़ाने हैं, भत्ते वगैरह बढ़ाने हैं या घटाने हैं उनको, तो वो काम कौन करता है? तो राज्य विधानसभा करती है। खुद के वेतन खुद ही तय करते हैं साहब। ऐसे ही लोकसभा के अंदर उनका वेतन उनके द्वारा ही तय किया जाता है, ऐसे ही राज्य विधानसभा के अंदर उनका वेतन उनके द्वारा ही तय किया जाता है। बाकी आप सबका वेतन कौन तय कर देंगे? यही तय कर देंगे। नेक्स्ट, राजस्थान हाई कोर्ट में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रथम न्यायाधीश कौन थे? सबसे लंबा कार्यकाल किन न्यायाधीश का रहा? तो देखिए, शरद कुमार घोष, कैलाशनाथ वांचू, फिर है सरयू प्रसाद, जे.एम. पांचाल। सबसे लंबा जो कार्यकाल रहा वो न्यायाधीश कौन थे? अच्छा, सरयू बता रहे हैं। दीजिए। कल एक लड़का पॉलिटी में बड़ा शानदार आंसर दे रहा था, उसका एक भी क्वेश्चन पॉलिटी का गलत नहीं गया था। तो देखो, आओ बात करते हैं यहां पे। तो साहब ये जो है, ये कौन है? कैलाशनाथ वांचू है साहब। इनका कार्यकाल क्या रहा है? सबसे लंबा रहा है। पहले न्यायाधीश हैं जो सबसे लंबे समय तक न्यायाधीश रहे थे। नेक्स्ट, राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी जो होता है वो कौन होता है? आयुक्त, मुख्य सचिव, संभागीय आयुक्त या मुख्य न्यायाधीश। आराम से आप इन क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हो यदि थोड़ा बहुत भी आपका पढ़ा हुआ है। हाँ, ये अब की बार उत्तर ठीक दिया है आपने, अब की बार बड़ा अच्छा दिया है। कौन होता है साहब? मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव होता है सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी। नेक्स्ट, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन नियुक्त किए गए थे? पहले लोकायुक्त कौन थे? श्री आई.डी. दुआ, श्री के.पी.यू. मेनन, श्री मिलाप चंद्र जैन, श्री रंगनाथ मिश्र। पहले लोकायुक्त, प्रथम लोकायुक्त कौन बने, इसका आपको देना है। पॉलिटी के अंदर तो बच्चों की रुचि खूब रहती है, खूब अच्छी रुचि रहती है, रुचि लेकर के पढ़ते हैं पॉलिटी को। तो हाँ, ये आया ना उत्तर, ये आया बिल्कुल, क्या बात है। आई.डी. दुआ, बिल्कुल पहला जो ए ऑप्शन जो दे रहे हो आप, शानदार दे रहे हो इसके अंदर, बड़ा अच्छा है आपका ये इसका उत्तर आपका जबरदस्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 1864 में सर्वप्रथम नगर पालिका का गठन, भाई नगर पालिका का गठन कहां पे किया गया था? माउंट आबू, ब्यावर, डेगाना, बगदरी। नगर पालिका का गठन कहां पे हुआ, इसके बारे में आपको यहां पे बताना है। और हाँ, माउंट आबू बता रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ये क्वेश्चन आपके बीएसटीसी पीटीटी में कई बार इसको पूछ चुका है। तो ये साहब नगर पालिका, पहली नगर पालिका कहां पे बनी? माउंट आबू के अंदर इसका गठन किया गया था। सबसे पहले यहां पे गठन हुआ था माउंट आबू के अंदर 1864 के अंदर। चलो जी नेक्स्ट। अब ये आपके हिंदी के क्वेश्चन आ गए, ठीक है। आपकी जीके जीएस आपका हो गया है, ये आपका बेनिफिट है ताकि हिंदी भी आपकी चलती रहे साथ साथ। देखिए, आवाज के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। आवाज का पर्यायवाची कौन सा है? नगाड़ा, ध्वनि, अनादर या नंदिनी। आवाज का पर्यायवाची जो शब्द है वो कौन सा है? ये आवाज का मतलब ध्वनि,
बहुत अच्छा, बिल्कुल क्या हो जाएगा साहब, आपका ध्वनि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तालाब, तालाब शब्द के पर्यायवाची का चयन कीजिए। भाई तालाब का पर्यायवाची कौन सा है? बाग, समुंदर, पोखर या अरी। तालाब को क्या कहते हैं? तालाब का पर्यायवाची आपको यहां पे बताना है, तो दीजिए थोड़ा। तो दे दिया होगा। तालाब को क्या कहते हैं? पोखर। क्या कहा जाता है? पोखर तालाब को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अनुकूल का विलोम क्या होगा? भाई अनुकूल, अनुकूल का विलोमार्थी क्या होगा? प्रतिरूप, विरूप, दुकूल या प्रतिकूल। ज्यादा हार्ड आपका नहीं आने वाला है, कभी कोई बच्चा यूं ज्यादा डिटेल से पढ़ने लग जाए, अभी आपके पास डिटेल से पढ़ने का समय भी नहीं है, आपको मोटा मोटा देखना पड़ेगा। अनुकूल का जो विलोम हो जाएगा वो आप बड़ा अच्छा बता रहे हो, डी, प्रतिकूल हो जाएगा, विपरीत। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शब्द का विलोम होगा प्रहार। प्रहार शब्द है और इसका विलोम शब्द क्या होगा? हमला, विहार, प्रतिरक्षा या रक्षा। प्रहार का क्या होगा? प्रतिरक्षा नहीं होगा भाई, रक्षा होगा। हाँ डी वाले ठीक है, डी वाले ठीक है, सी नहीं, प्रहार का प्रतिरक्षा नहीं, रक्षा होता है। कोई आपके ऊपर आक्रमण करे तो आप क्या करोगे? अपनी रक्षा करोगे कि नहीं करोगे? प्रतिरक्षा नहीं होता है। नेक्स्ट, दिए गए शब्द का विलोम होगा क्या है? आत्मघात। आत्मघात शब्द का विलोम क्या होगा? आत्मज्ञान, आत्मविश्वास, आत्मबल या आत्मरक्षा। आत्मघात जो है, आत्मघात का विलोमार्थी जो शब्द है वो क्या होगा? कोई बात नहीं, देखो गलतियां होनी भी चाहिए, क्योंकि जब तक बच्चा गलती नहीं करेगा तब तक सुधार भी नहीं होगा। जो बच्चा गलती नहीं करता है, जो बच्चा रिस्क नहीं लेता है, वो आगे बढ़ भी नहीं सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मनोविज्ञान कहता है। तो साहब आत्मघात इसका क्या हो जाएगा? आत्मरक्षा। डी ऑप्शन आप बड़ा ठीक बता रहे हो आपकी बार। आत्म बल नहीं, आत्मविश्वास नहीं, आत्मज्ञान नहीं। नेक्स्ट, परवाल और परवार शब्द में युग्म शब्दों का सही अर्थ क्या होगा? परवाल यानी दीवार, पन्ना, मोती, दीवार, वस्त्र, मूंगा, मूंगा वस्त्र। एक होता है परवाल और एक होता है आपका परवार। तो बताओ, परवाल तो आपने साइंस वाले बच्चे तो खूब पढ़े होंगे। नहीं नहीं, यहां जितनी गलती करनी होती है ना कर लो मनीषा, यहां जितनी गलती है करनी है कर लो। एग्जाम हॉल में छोटी मोटी बात नहीं चलती है। वहां आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो गलत, माइनस मार्किंग भी होती है एग्जामों के अंदर। तो देखो, परवाल, परवाल का मतलब मूंगा और परवार का मतलब वस्त्र। तो ये सब परवार वस्त्र, परवार मूंगा। डी आपने जो जिसने जिसने बताया है उसका ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट, आसन और आसन्न। एक तो है आसन और एक है आसन। शब्द का युग्म सही अर्थ क्या होगा? युग्म शब्दों का सही अर्थ क्या होगा? बैठने की विधि, निकट आया हुआ, बैठक, संकट, सरल, सामने, बैठने की वस्तु, सुन हो जाना। एक तो होता है आसन और एक होता है आसन्न। तो देखो, आसन का मतलब तो होता है बैठने का स्थान या विधि, कुछ भी कह दो। आसन यानी समीप। तो यहां पहला ही ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। जैसे आपको अपने प्राण प्यारे हैं, वैसे ही प्रत्येक जीव को अपने प्राण प्यारे होते हैं। यह वाक्य क्या है? कैसा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या इनमें से कोई नहीं? जैसे अपने को अपने प्राण प्यारे होते हैं, वैसे ही जीवों को भी उनके प्राण प्यारे होते हैं। तो इसके अंदर कौन सा वाक्य आपका हो जाएगा? सरल, संयुक्त, मिश्र? क्या बात है, मिश्र वाक्य, बहुत अच्छा, बिल्कुल। जो और जो के रूप,
जो और जो के रूप जो जिनसे जुड़े रहते हैं, मिश्र वाक्य में भी कैसा है, ये विशेषण उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य। मिश्र वाक्य में भी कैसा है, विशेषण उपवाक्य है। तो आपका ये जो बी ऑप्शन जो, अच्छा ये उल्टा सुल्टा होगा, कोई बात नहीं है। तो विशेषण वाक्य में भी मिश्र वाक्य है, अच्छा विशेषण उपवाक्य है, ये सब मिश्र वाक्य का एक भेद है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपको उल्टा सुल्टा हो गया, चलो खैर कोई। जितना कमाओगे उतना खाओगे, भाई जितना कमाओगे उतना खाओगे, कौन सा वाक्य है, सरल, मिश्र, संयुक्त या इनमें से कोई नहीं। जैसे कहते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो जितना कमाओगे उतना खाओगे। तो जितना उतना संबंध बन रहा है एक, और जितना जो जिसे जिसको जो और जो के रूप वही सेम वाक्य है, लेकिन वाक्य चेंज हो गया, वही आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, मिश्र या मिश्रित वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध हैं? शुद्ध शब्द कौन से? अत्यधिक, अनधिकार, आधीन, चाहिए, आशीर्वाद, दिवाली, पूज्य, पैनक। कौन सा शब्द जोड़ा जो है वो शुद्ध है? दोनों के दोनों सही कौन से हैं वो आपको यहां पे बताना है। अच्छा ए बताए हैं, आशीर्वाद बताए हैं, सी भी बता रहे हैं। दिवाली ऐसे थोड़ी लिखे जाते, दिवाली में तो ई बड़ी आती है मेरे दोस्त। देखो शुद्ध जो है अत्यधिक, बिल्कुल ठीक है। अनधिकार ठीक है, बिल्कुल। अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार शब्द शुद्धि के अंदर बहुत बार पूछा जा चुका है, ये अनधिकार है ना। तो दोनों ये ही शुद्ध है। ए ऑप्शन जिसका सही है वो बिल्कुल करेक्ट है। शब्द शुद्धि पे भी आप ध्यान दो, आपके 2 क्वेश्चन निकलने वाले हैं शब्द शुद्धि से में से। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? भाई शुद्ध शब्द कौन से है? शून्य, सूर्य, पशु, साधु, परीक्षा, बीमारी, प्राप्ति, पुष्टि। दिख गया होगा, ये तो रूटीन में आने वाले शब्द हैं साहब, ये तो आपके रूटीन में आने वाले शब्द हैं। बिल्कुल देखो, बिल्कुल ये क्या नाम है इसका, संदीप शर्मा, डी, बिल्कुल ये। मनीषा मजे ले रही है उल्टे सुल्टे बता करके। देखो जी, प्राप्ति और पुष्टि, डी ऑप्शन आपका ठीक है, प्राप्ति पुष्टि। यहां पे देखो परीक्षा, ये गलती हो गई, साधु ये गलती हो गई, सूर्य ये गलती हो गई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प का वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य कौन सा है? उसे कहां नौकरी पा गई, उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, वह 10 वर्ष तक पढ़ता रहा, तुम्हारे मां बाप क्या करते हैं? भाई अशुद्ध वाक्य जो है उसके बारे में आपको यहां पे बताना है। हाँ पढ़ते ही समझ में आ गया ये तो, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये पढ़ते ही समझ में आ गया, उसे वहां नौकरी पा गई। ये लीजिए, पढ़ते पढ़ते हैं तो लगता ही अटपटा है, हाउ ही नहीं लग रहा, लिखा हुआ ही अच्छा नहीं लग रहा है ये तो। चलो जी नेक्स्ट, 4 अतिथि आ गए, उसको जलपान करवाना है, वाक्य में किस तरह की अशुद्धि है? भाई 4 अतिथि आ गए, उसको जलपान करवाना है, तो ये मिस्टेक ये है यहाँ पे। तो ये किस प्रकार की अशुद्धि है? लिंग से संबंधित है, वचन से संबंधित है, क्रिया से संबंधित है, या कारक से संबंधित अशुद्धि है? उसको जलपान करवाना है, तो ये किससे संबंधित अशुद्धि हो गई? अशुद्धि का कारण यहां पे आपको पूछा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कौन सी? वचन से संबंधित आपकी अशुद्धि ये हो जाएगी, वचन से संबंधित अशुद्धि हो जाएगी, उसको नहीं, उनको। नेक्स्ट,
निम्न विकल्पों में से मुहावरे का युक्ति युक्त अर्थ नहीं है। अच्छा, मुहावरा दे रखा है, उसका अर्थ कौन सा नहीं है, अर्थ सही नहीं है, वो आपको बताना है। टीम टाम करना, मुकाबला करना, पेंदे के बल बैठना, पराभव मानना, छाती उमड़ आना, प्रेम या करुणा से गदगद होना, चादर से बाहर पैर फैलाना, मर्यादा का उल्लंघन करना। तो कौन सा गलत है, जो गलत है वो आपको यहाँ पे बताना है। इनमें से एक गलत है और जो गलत है उसके आप बता दीजिए। अच्छा बता दिया, ए ही गलत है, बिल्कुल बहुत अच्छा, बिल्कुल ये पहला ही गलत है। टीम टाम करना, आनाकानी करना, मुकाबला करना नहीं होता है, बाकी ये सारे ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, बिल्ली के गले में घंटी बांधना, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, बिल्ली से दोस्ती करना, असमंजस में पड़ना, कठिन काम संपन्न करना, भलाई करना। तो बिल्ली के घंटे में गले में घंटी बांध करके तो कौन सी भलाई है, पकड़ के तो देखो बिल्ली को। तो बताओ, देखिए, दीजिए आंसर दीजिए सभी। अच्छा, कठिन काम संपन्न करना, बहुत अच्छा, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल क्या हो जाएगा साहब, कठिन काम जो है उसको संपन्न करना, ये बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, चिराग तले अंधेरा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है भाई, चिराग तले अंधेरा, इसका सही अर्थ क्या होगा, अपनी बुराई नहीं दिखाना, काम न जानना और बहाने बनाना, न कारण होना न कार्य होना, परिश्रम का फल अंधेरे से उजाला लाता है। चिराग के तले अंधेरा, तो भाई दिए के तले अंधेरा ही होता है हमेशा, क्योंकि वो खुद का अंधेरा दूर कभी नहीं कर पाता है, इसीलिए कहा जाता है किंग मेकर बी नॉट ए किंग, और उसको अपनी बुराई नजर नहीं आती है। चलो जी नेक्स्ट, 99 के फेर में पड़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है, धन जोड़ने में लगे रहना, मूर्खता के कार्य कर बैठना, किसी चक्कर में पड़ जाना, परिवार के झंझटों में फंसे रहना। 99 का चक्कर हो गया, तो 99 के फेर में पड़ना क्या हो जाएगा भाई, धन कमाने के लालच में जाना। अच्छा, बिल्कुल क्या बात है, बिल्कुल 99 का चक्कर क्या हो जाता है, बस पैसा ही पैसा हो जाए, गाना बना दिया ना, पैसा पैसा क्या करती है यार, पैसे की लगा दे ढेरी। शरत धन चंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सही संधि क्या होगी, विच्छेद नहीं, सही संधि क्या होगी, शरत चंद्र संधि विच्छेद जो दिया है, इसकी सही संधि क्या होगी, शरदवंद्र, सरचंद्र, शरत चंद्र या शरत चंद्र, बताओ। शरत धन चंद्र का सही संधि कौन सा हो जाएगा, शब्द कौन सा बन जाएगा, तो बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, एक जैसे दो आ गए तो पहले वाले का तय बना दो, च न द ज ट ड ल, देखो ध्यान रखना, च न द ज ट ड ल, ये यदि वर्ण डबल डबल आ जाते हैं तो इनमें से पहले वाले का तय बना दो, आगे छेड़खानी करने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे उज्जवल का जाता है ना, शरद चंद्र आ गया है ना, उच्चारण आ गया, तो पहले वाले का तय बना दो तो ठीक है। चलो जी नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प गुण संधि का ठीक उदाहरण नहीं है, नहीं है, ये नहीं है, ठीक उदाहरण कौन सा नहीं है, भारत धन इंदु, भारतेंदु, गण ईश गणेश, प्राप्त धन उदक, प्राप्तोदक, वधु धन उल्लास, वधुल्लास, कौन सा सही नहीं है, गुण संधि का उदाहरण, डी कोनी सर जी, डी कोनी, तो डी कौन सो है भाई, हाँ दीर्घ का है, क्या बात है, वधुपालंब, तो ये साहब देखो, ऊ आ गया, पहले पद का अंतिम अक्षर ऊ आया, दूसरे का प्रथम भी क्या आया, ऊ आया, तो ऊ के बाद में ऊ आ जाता है, तो दोनों मिलके बड़ा ऊ बना देते हैं, ये छोटा है साहब है ना, और दोनों मिलके बड़ा ऊ बना देते हैं, जो अपने पास ये बना हुआ है, तो डी, ये दीर्घ संधि। नेक्स्ट, निम्न में से सही संधि विच्छेद युक्त विकल्प नहीं है, नहीं है, ऐसे शब्दों पे ध्यान देना, कई बार है पढ़ लेते हैं, नहीं को भूल जाते हैं, कई बार नहीं नहीं देखते हैं, है देख लेते हैं, कई बार नहीं नहीं होता है फिर भी नहीं पढ़ लेते हैं, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। द्राक्षाशव, वार्ता आलाप, अच्छा
द्राक्षा सौ, वार्ता आलाप, ये प्लस रह गया इसके अंदर, गुरुत्व आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, यात आयात, यातायात। बताओ देख, ए क्या है? एक को मैं खोल के लिख देता हूं, ये लो जी, द्राक्षा धन सौ, और ये दे रखा है आपको द्राक्षास। बताओ, अब बता दो, खोल दिया मेरे दोस्त। सही नहीं है वो आपको यहां पे बताना है। ए अच्छा, बी भी बता दिया भाई। वार्तालाप बिल्कुल ठीक है, वार्तालाप में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ गलत, बिल्कुल यही गलत है, बिल्कुल यही आपका एक गलत है। तो देखो आ गया, इसके बाद में से आ गया, कौन सा मेल है? कोई सा मेल नहीं है, ये सिर्फ संयोग है। गलत तो नहीं कह सकते आप इसको, संयोग कह सकते हैं, संधि नहीं कह सकते। संधि का मतलब तो है विकार आना चाहिए। नेक्स्ट, जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वह कौन सा समास होता है? बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुब्री तत्पुरुष क्रमधारी, ये वाला। देखो ट्रिकों के अंदर आप हिंदी नहीं पढ़ सकते, हिंदी को समझना पड़ेगा। ट्रिक में क्या हिंदी लगाओगे? मैं इसीलिए तो कहता हूं हिंदी के अंदर है तो है, नहीं है तो नहीं है। ट्रिक काम नहीं करती है। ये कोई आपके आभूषण नहीं है कि ट्रिक बना लिए, ये कान का, या नाक का, या फलाना का, धिकड़ा का, ऐसा नहीं चलता है इसके अंदर। तो आपका उत्तर बहुव्रीहि सही है भाई। तीसरा पद प्रधान होता है या कोई अन्य पद प्रधान होता है, वो समास कौन सा होता है? अपना बहुव्रीहि समास होता है। नेक्स्ट, अनुरूप शब्द में कौन सा समास है? अनुरूप, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, क्रमधारी, अव्ययभाव। तो देखो अनु और रूप, तो इस पे ध्यान दीजिए, ये क्या आ रहा है? ये उपसर्ग आ रहा है, और उपसर्ग किस समास में होते हैं? अव्ययभाव समास में होते हैं। तो सब क्या हो जाएगा आपका? अव्ययभाव समास आपका हो जाएगा अनुरूप। चलो जी नेक्स्ट, मृगनयन शब्द में समास है। मृगनयन कौन सा समास है? अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व। मृग के समान नयन, तो कौन सा हो जाएगा आपका? कर्मधारय समास हो जाएगा साहब, कर्मधारय समास आपका हो जाएगा मृगनयन, मृग के समान नयन। हाँ बिल्कुल, अव्यय हो गया तो अव्यय हो गया तो अव्ययभाव समास हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट, इनमें से ए प्रत्यय, ए प्रत्यय के वाचक शब्दों का सही जोड़ा बनाइए भाई। सही ए प्रत्यय किसमें लगा है? गांगेय, दैत्य, सौमित्र, मैत्रेय, कौन्तेय, गांगेय, राष्ट्रीय, दैत्य, मैत्रीय, इनमें से कोई नहीं। ए प्रत्यय का जो जोड़ा है वो कौन से में सही है? बता दो देखिए। अच्छा बी में सही है। बी बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। देखो सब में मैत्रेय ए, कौन्तेय कुंती ए, मित्रधन ए, कुंती धन ए, गंगा धन ए, तो साहब ये यहाँ पे ए प्रत्यय बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे दैत्य है ना, इसमें साहब यह प्रत्यय है, दैत्य जो है इसके अंदर यह प्रत्यय है, शब्द हो जाएगा दीति, ठीक है ना। देखो ये सारे के सारे है, अच्छा ये भी गलत है यहाँ पे, सौमित्र, सुमित्रा, है ना, धन अप्रत्यय हो जाएगा, इसके अंदर अप्रत्यय है, सौमित्र के अंदर अप्रत्यय है, दैत्य में यह प्रत्यय है
है ना। और ये सारे कौन से प्रत्यय दिए हैं, ये सारे अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय दिए हैं या संतान बोधक तद्धित प्रत्यय हैं ये। नेक्स्ट, किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग है, बिल्कुल वक्तव्य, ऑर्डर, परिचय। 3 में प्रत्यय नहीं है, 1 में प्रत्यय है, वो प्रत्यय वाला कौन सा है, ये वक्तव्य हो जाएगा आपका, वक्तव्य, वक्ता धन ए। ना ना ना, ये तो साहब संयोग है सिर्फ, हाँ वक्तव्य सी, बिल्कुल ये तो संयोग है, संयोग में नहीं है, बिल और कुल संयोग जोड़ दिया भाई। निम्न में से रहित अर्थ में युक्त उपसर्ग है, रहित, कौन से उपसर्ग का अर्थ रहित होता है, अन, अभी, अ, उन। रहित अर्थ वाला जो उपसर्ग है, शब्द जो है उपसर्ग, वो कौन सा ऑप्शन में है, ये आपको यहां पे बताना है। अन मतलब रहित, हाँ बिल्कुल, अनसन बोलते ना, तो वहां पे बोलते ना अनसन, तो साहब वहां पे भोजन से रहित होता है, अनसन, आसन, असन होता है, असन, अन धन असन, असन का मतलब भोजन, तो अन्न से रहित है ना, तो साहब अन्न, अन्न से मतलब असन, असन यानी भोजन, भोजन से रहित, अनसन, तो यहां अन उपसर्ग है जिसका अर्थ हो जाएगा रहित या बिना। नेक्स्ट, निम्न में से सु उपसर्ग युक्त उदाहरण नहीं है, सु उदाहरण कौन से में नहीं है, सुघड़, सुमति, सुयोग, स्वार्थ। बताओ सु उपसर्ग कौन से में नहीं है, हाँ बिल्कुल, हमेशा नकारात्मक अर्थ ही देता है, सुगढ़ ठीक है, सुगढ़ ठीक है भाई, सुधन घड़ ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सुगढ़ तो हो गया, सही है मनीषा जी, सुगढ़ ठीक है, डी, बिल्कुल डी। अरे इसको खोल के देखिए ना, बिल्कुल स्वार्थ, स्वय धन अर्थ, ठीक है ना। यहां से क्या आया, अ आया, यहां से क्या आया, अ आया, अ के बाद में अ आया, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे, दीर्घ संधि, यहां पे ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह नायिका जिसका पति विदेश जाने को हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है कि वह नायिका जिसका पति विदेश जाने की तैयारी कर रहा है छोड़ करके, आगत पति का, परित्यक्ता, परवस्त्य पति का, प्रोसित पति का, क्या बात है, सारी यही है। आ गया उसको तो परित्यक्ता है, छोड़ गया वो आगत पति का, जिसका पति विदेश से आया हो, आगत पति का, परित्यक्ता छोड़ दिया, दुर्भगा भी कहते हैं, तो इसका हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, परवस्त्य पति का। ये जो बी, अच्छा क्रम उपचुक हो गया यहाँ पे, कोई बात नहीं है, बाकी इसका उत्तर ये आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, रंगमंच का पर्दा कहलाता है यवनिका, रमल, अस्तबल, यमल। रंगमंच का जो पर्दा होता है उसको क्या कहते हैं, रंगमंच का जो पर्दा होता है उसको यवनिका कहते हैं साहब, क्या कहा जाता है, यवनिका। और रंगमंच के पीछे का जो स्थान होता है उसको क्या कहते हैं, पत्थे, पाथे, या कुछ और बताओ। देखिए रंगमंच के पीछे का जो स्थान होता है, रंगमंच के पीछे का जो स्थान होता है उसको क्या कहा जाता है, बताओ देख कमेंट करके। नेक्स्ट, मरने की इच्छा कहलाती है भाई, मरने की इच्छा क्या कहलाती है, मिमुक्षा, मुमूर्षा, बुभुक्षा, युजुत्सा। तो मरने की इच्छा क्या कहलाएगी आपकी, मुमूर्षा कहलाएगी, क्या कहलाएगी साहब, मुमूर्षा कहलाएगी। तो ये थे बच्चों आपका जीके जीएस और हिंदी, ठीक है। अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी क्लासों को लाइक किया करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो,
जो भी चैनल पे नया आता है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को बताइए कि बीएसटीसी को लेकर के, पीटीटी को लेकर के मॉडल पेपर हल करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे दोस्तों अपन मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।